श्रम कानून सुधार, लेबर लॉ रिफॉर्म्स। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं संदीप मानुथने और आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक श्रम कानून सुधार के साथ मैं पुनः हाजिर हूं। हमारी तपस्या की इस बहुत ही शानदार लेक्चर सीरीज में हम हर बार एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक उठाकर आपको 1.5 घंटे उसके साथ डिस्कशन करते हैं, so that you can get a lot of useful insights, not just for competitive exams but also for your viva, interviews, essay writing, etc. अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, लर्नर हैं, स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज या एमबीए एंट्रेंस, हमारे ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होंगे। अभी तक के आपको जो लेक्चर्स हमने इस नए फॉर्मेट में दिए कैसे लगे जरूर बताएं और सेशन को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, ये हमारी तपस्या एनुअल प्रिपरेशन की सीरीज चल रही है। आज डे 45 है, हम डे 150 तक जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। पूरा 2020 और 2021 के भी जनवरी फरवरी सीरीज चलती रहेगी। आपका साथ बना रहे, प्यार बना रहे तो आनंद आएगा। ऑफिशियली एनरोल दिखाई दे रही लिंक पर जरूर कीजिए। लेबर लॉ रिफॉर्म्स का आज का हमारा लेक्चर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपने लॉ पढ़ा है या लेबर लॉ पहले से पढ़ा है तो आपको इससे थोड़ा ज्यादा ही पता होगा, लेकिन फिर भी आपको भी बहुत सारी नई चीजें आज मालूम चलेगी। श्रम कानून सुधार का मतलब होता है एग्जिस्टिंग ढांचे में परिवर्तन लाना। अब वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, वही तो हमें पढ़ना है आज। यस और नो? दोस्तों, इससे पहले कि काम शुरू किया जाए, तुषार भाटिया दिल्ली से बड़ा प्यार भरा टेस्टिमोनियल भेजा है, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच तुषार फॉर दीज लवली वर्ड्स। बाकी बच्चे भी आपके जैसा टेस्टिमोनियल लिखें और जरूर पढ़िएगा, बड़ा मोटिवेशनल है। परम फ्रॉम पटना, बहुत ही प्यारा टेस्टिमोनियल लिखा है। अभी अभी जुड़े हैं साथ में और सारे सेशन देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। और आपको हमारी सीरीज से बहुत फायदा होगा। परम, जरूर जरूर पूरी सीरीज देखें, सारे लेक्चर्स पढ़ें, इट वुड बी ग्रेट। तो शुरू करते हैं लेबर लॉ रिफॉर्म्स। 12 बिंदु आपके सामने है भैया। आपको पता ही है कि हम इस प्रकार से पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको सब कुछ पढ़ाते हैं और बच्चों को बड़ा अच्छा भी लग रहा है ये। एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि सर नोट्स कैसे बनाऊं। नोट्स बनाने का तरीका है, आप अटेंड करते समय हमें ध्यान से सुनिए और बिंदुवार लिखते चलिए, क्योंकि हम इस लेक्चर के पूरे हमारे 10 पन्ने के नोट्स बना के आते हैं हैंड रिटन हर लेक्चर के लिए। मेरी तो आदत रही है, 28 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, मैं हमेशा हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ाता हूं। तो आप भी उसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स लीजिए, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग उसी से होगी। कितने बच्चे एग्री करते हैं भैया हमारे साथ? तो अब हम शुरू करते हैं इन 12 बिंदुओं के साथ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है द ट्रूथ ऑफ लेबर इन इंडिया। तो ये विषय आया कहां से? ये लेबर लॉ रिफॉर्म अचानक से कहां से आ गया? पिछले कुछ सप्ताहों में, एटलीस्ट मार्च अप्रैल मई में, हमने ये देखा 2020 में कि पैंडेमिक आने के बाद, लॉकडाउन आने के बाद आर्थिक गतिविधियां, इंडस्ट्रियल गतिविधियां एकदम से स्लंप हो गई। भारत की बहुत सारी राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर परिवर्तन करना शुरू किया। हालांकि लेबर लॉज आर अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ये समवर्ती सूची में आते हैं श्रम कानून, तो अंततः केंद्र सरकार और पार्लियामेंट का ही चलेगा। लेकिन राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर परिवर्तन कर दिए और केंद्र की तरफ अनुमोदन के लिए भेज दिया। इनमें से बहुत सारे परिवर्तन कई लोगों को बहुत अच्छे लगे, कई लोगों को बहुत बुरे लगे और एकदम एक्सट्रीम ओपिनियंस है। तो हमें तो सत्य ढूंढना है, तो हमें टेक्निकली इसको पूरा कोम्बिंग करके समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो उसके लिए 360 डिग्री एनालिसिस का अपना तरीका सबसे बढ़िया है। तो शुरू करते हैं ट्रूथ ऑफ लेबर इन इंडिया से दोस्तों, कि भारत में आखिर श्रम की सच्चाई क्या है। तो जब हम बात करते हैं कि भारत में श्रम की सच्चाई क्या है, तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट से शुरुआत करवाना चाहूंगा। कोई महापुरुष ये बोल के गए कि नेसेसिटस मेन, यानी जो मजबूरी में लोग हैं, आर नॉट फ्री मैन। जो बहुत ही आज मजबूरी में फंसा हुआ आदमी है, वो काहे का स्वतंत्र आदमी। अब ये दरअसल हमारी संविधान सभा में डिस्कशन हुआ था। नेसेसिटस मेन आर नॉट फ्री मैन, संविधान सभा के डिस्कशन से बोल रहा हूं। अर्थात जो व्यक्ति बहुत मजबूरियों में फंसा पड़ा है, वो व्यक्ति दरअसल संवैधानिक रूप से स्वतंत्र कैसे? क्योंकि वो अधिकारों का एक्सरसाइज करेगा कैसे? उसको तो पता है कि अगर उसने अपने अधिकार किया तो कोई उसको काम ही नहीं देगा, नौकरी नहीं देगी, तो नौकरी नहीं देगा। इसलिए वो व्यक्ति सरेंडर हो जाता और वो अपने सारे अधिकार छोड़कर सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता। ये लेबर लॉ पे जब डिस्कशन हुआ था संविधान सभा में, भारत का अपना एक बड़ा खूबसूरत सा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुई जेनरिस कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो एक बार हमें कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा कि भारत का ये जो सुई जेनरिस कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दरअसल है क्या। तो नेसेसिटस मेन आर नॉट फ्री मैन, यहां से हम शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों,
भारत में आज मोटे मोटे तौर पर आप ये मान के चलिए कि 50 करोड़ से ज्यादा की हमारी वर्कफोर्स है। समझ में आया आपको? 50 करोड़ से ज्यादा की हमारी वर्कफोर्स है। वर्कफोर्स में नॉर्मली हम 16 से 64 वर्ष के लोगों को काउंट करेंगे। और 50 करोड़, इसके अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। भारत सरकार के बहुत सारे सर्वे होते हैं, कुछ सर्वे भारत सरकार स्वीकार करती है, कुछ खुद के ही सर्वे भारत सरकार रिजेक्ट भी करती है, जो भी है। लेकिन ये जो 50 करोड़ की वर्कफोर्स, जिसमें हर साल आप ये मान लीजिए कि 50 लाख से 100 लाख यानी 5 मिलियन से 10 मिलियन यानी 0.5 से 1.0 करोड़ तक लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक तो थोड़ा बहुत आबादी बढ़ने का प्रेशर, और थोड़ा बहुत जैसे जैसे लोग 16 साल के होते हैं आगे बढ़ते जुड़ते हैं, वो प्रेशर ज्यादा है अब। तो ये हमारी वर्कफोर्स है। भारत की वर्कफोर्स में जो सिंपल सा एक फॉर्मूला, बड़ा कारगर फॉर्मूला है, हालांकि थोड़ा सा रफ फॉर्मूला है, वो लगता है वो है 65 35 15 85। ये बड़ा जादुई सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। तो कोई आपसे पूछे कि भाई भारत के श्रम बाजार का स्वरूप क्या है, प्रारूप क्या है, प्रवृत्ति क्या है, 65 35 15 85, इतना बोल के आप अगले को प्रसन्न कर सकते हैं, वो आशीर्वाद दे के जाएगा आपको। 65% भारत की वर्कफोर्स एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड क्षेत्रों में लगी पड़ी है। यानी जितने भी लोग भारत में कामकाजी लोग हैं 16 से 64 आयु के, औरतें मर्द दोनों, हालांकि अब औरतों की संख्या लेबर फोर्स में बहुत तेजी से 20 सालों में लगातार गिर रही है, जो भारतीय समाज में बैलेंस के लिए बहुत बहुत खतरनाक सिग्नल है। इस पर बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं और सरकारें भी चिंतित हैं कि कैसे बढ़ाएं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। वो लगातार घट रहा है। आई नो यू आर सरप्राइज हियरिंग दैट, ये सरकार के फैक्ट्स हैं। तो 65 आप मान लीजिए हर 100 में से कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्र में है, 35 हर 100 में से नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस में है। समझ में आ गया? ये जो 35 है नॉन एग्रीकल्चर में, इनमें से 15 संगठित क्षेत्रों की कंपनियों में काम कर रहे हैं और इनमें से 85% इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए कृषि क्षेत्र को साइड में रख दूं या कृषि क्षेत्र को ले भी लूं, क्योंकि कृषि क्षेत्र को तो मैं ऑर्गेनाइज मानूंगा नहीं, तो मोटे मोटे तौर पर क्या आप मेरे साथ ये एग्री करेंगे कि भारत की 90% कार्यशील आबादी पूरी तरह से इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है? क्या आप इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे या नहीं, ये बताइए मुझे। हम इस पहली चीज पर बात कर रहे हैं, अभी इसके तुरंत बाद एक बहुत मजेदार टॉपिक पर आएंगे, कॉलोनियल लेगेसी ऑफ लेसफेयर, उस पर आ रहे हैं 1 मिनट में। तो आप एग्री करेंगे कि भारत की 90% वर्कफोर्स, कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या में 90% असंगठित क्षेत्र में, इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अब आप बोलेंगे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का फर्क क्या है? बहुत सरल फर्क है। जो लोग सारे लेबर लॉज के दायरे में आते हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में उनका रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे 10 कानूनों में, और नॉर्मली उनका आकार बड़ा होता है, ऐसी कंपनियों को हम फॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, औपचारिक संगठित क्षेत्र। जो भी इसमें नहीं है, 5 6 7 8 लोगों की कंपनियां जो इन कानूनों में इसके दायरे में नहीं आती हैं, ऑफिशियली नहीं आती, या वो अनऑफिशियली उसके रेडार के बिलो ही काम कर रहे हैं, वो सारे इनफॉर्मल होते हैं। भारत का 90% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में है। इसीलिए ये एमएसएमई पर इतना बल दिया जाता है। तो इसमें माइक्रो स्मॉल लाखों इनफैक्ट करोड़ों में ऐसे एंटरप्राइजेस भारत में काम कर रहे हैं। तो अगर आप भारत का 70 साल का पूरा आर्थिक इतिहास देखेंगे दोस्तों, तो हमारे आर्थिक इतिहास की एक बहुत बड़ी विफलता रही है कि हम अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन नहीं कर पाए। औपचारिकरण अर्थव्यवस्था का हुआ नहीं, वो अनौपचारिक रही, जहां कैश का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है। उसी चक्कर में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसी चक्कर में जीएसटी भी आया है, जिसकी भी एमएसएमईज पर मार बहुत गहरी पड़ी और डिमांड स्लम्प हुआ। वो एक अलग टॉपिक है। वापिस आते हैं लेबर फोर्स पर। प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में यह पता चला था, जब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट स्वयं भारत सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद रिलीज की थी, कि भारत में बेरोजगारी की दर 45 साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। पिछली बार यह दर 1970 में जब रिसेशन आया था ऑयल शॉक के बाद, उस वक्त थी, और उसके बाद फिर 2019 में पता चला कि 2017-18 में जो एनालिसिस हुआ था उसके हिसाब से बेरोजगारी की दर बहुत 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 तीव्र गति से पिछले कुछ क्वार्टर्स में तब बढ़ी थी। 17-18 की ये रिपोर्ट थी। आपको बात समझ में आया? तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ी? उस पर बहुत सारा एनालिसिस हुआ, सरकार ने भी अपना एनालिसिस दिया, सब कुछ दिया। तो आज स्थिति क्या है? 4-5 चीजें जो हमको समझनी पड़ेगी हमारे लेबर फोर्स के बारे में।
सोशल सिक्योरिटी हमारे ज्यादातर लेबर फोर्स के लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा नेट, सामाजिक सुरक्षा का पूरा जो एक खाका होता है भारत में लेबर फोर्स के लिए, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यहां पर हमारे लिए मापदंड है वेस्ट। अब आप कहते हैं कि सर वेस्ट के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हो, वो तो इतने अमीर लोग हैं, इतने वो हैं। तो हमें भी तो अमीर बनना है ना, हमें क्या गरीबी रहना है हर बार? तो हमें भी अगर अमीर बनना है तो हमें स्ट्रक्चर्स वैसे बनाकर धीरे धीरे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो बेसिक लेबर राइट्स का क्या होगा, ये इसके पीछे की सोच रहती है। तो सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है प्यारे दोस्तों? सोशल सिक्योरिटी जो पश्चिम में धीरे धीरे 1950, 60, 70s में कानूनों के जरिए आई, उसमें यह था कि भैया हर किसी के पास नौकरी हो, हर किसी के पास नौकरी में मिनिमम लिविंग वेज हो, हर किसी के पास एक सोशल सिक्योरिटी की गारंटी हो, बीमार पड़े तो उसको फ्री इलाज मिल जाए, बच्चों को सही शिक्षा मिले। ऐसे बहुत सारे पहलुओं को जोड़ते 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 एक लेबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया। नेचुरली अब यहां सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आती है दोस्तों, वो होती है कैपिटल वर्सेस लेबर। समझे आप? पूंजी बनाम श्रम, ये दोनों उत्पादन के कारक हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल सभी ने स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ लिया होता है। इकोनॉमिक्स की क्लास में जो किसी को अच्छी नहीं लगती है, लोग बंक कर देते हैं। वैसे 5वीं क्लास में बंक करना मुश्किल है, टीचर मुर्गा भी बना सकती है। आजकल तो बनाते नहीं, पुलिस बुला लेते हैं लोग, नहीं तो। हाँ, कैपिटल, लैंड, लेबर और कैपिटल को हम उत्पादन का कारक बोलते हैं। ये एक टेंशन है। कैपिटल चाहती है, यानी कैपिटलिस्ट चाहता है कि श्रम कानून कम से कम हो। लेबर चाहता है कि श्रम कानून ज्यादा से ज्यादा हो ताकि उनके अधिकारों का, और इसी टेंशन को रिजॉल्व करने का काम सरकारों को करना पड़ता है। यह हमारा आज का दूसरा बिंदु है। मैंने उसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपको तैयार करके देने के लिए ये 2 पॉइंट अभी यहां पर इंट्रोड्यूस किए। समझ में आया? तो आज हमें क्या दिखाई दे रहा है हमारे भारत के पूरे वर्कफोर्स के लिए? कोविड-19 आया उसके पहले, कोविड-19 आया उसके पहले मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, दिसंबर 2019 की। दिसंबर 2019 में जब श्रम बाजारों की बात होती नहीं तो दोस्तों, तब यह कहा जा रहा था कि हमारे यहां नया निवेश नहीं आ रहा है। और इनफैक्ट यही सबसे बड़ा लॉजिक इस समय के जो सो कॉल्ड रिफॉर्म्स आए हैं उनके लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, अलग अलग राज्यों ने जो लेबर लॉ रिफॉर्म के नाम पर अभी कानूनों में परिवर्तन किया है, उसमें एक सबसे बड़ा तर्क जो दिया गया है कि हमारे यहां भैया आपको पता ही है काफी क्वार्टर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी कम हो गया था। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का तरीका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाओ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है कि लेबर लॉस को रिलैक्स करो, रिफॉर्म करो, सुधारो, तभी कैपिटलिस्ट आएगा, पैसा लगाएगा, नहीं तो वो क्यों लगाएगा? ये मेन आर्ग्यूमेंट है। हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट कितना वैलिड है। आज वही स्टडी करने तो बैठे हैं। समझ में आया आपको? तो वो आर्ग्यूमेंट अपनी जगह सही भी हो सकता है। दूसरा जो 2019 दिसंबर में तर्क दिया जा रहा था कि एक तो इन्वेस्टमेंट गिर गया, दूसरा ऑटोमेशन सब तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, मशीनें लग रही हैं, स्वचालन हो रहा है, इंडस्ट्री 4.0 आ रही है। तो इंडस्ट्री 4.0 क्या होती है वो भी हमें बताइए। तीसरा जो तर्क दिया गया था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आगे बढ़ ही नहीं रहा। ये तो मैं आपको पिछले सेशंस में बता भी चुका हूं, 16% पर अटक गया है। इंडस्ट्रियल पूरा 30 के आसपास मान लीजिए, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 6 साल से 16% पे अटका है। तो मेक इन इंडिया उसको उस तरह से पुश कर नहीं पाया, और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत का जो नया कैंपेन लाया गया है वो शायद इसको आगे बढ़ाने में सफल हो, क्योंकि उससे फिर नौकरियां बनेंगी, ये उसके पीछे की एक सोच है। ये समझ रहे हैं आप? तो ये ट्रेंड्स उस वक्त तक बिल्कुल साफ जाहिर हो गए थे दिसंबर तक। अब इसमें यह प्रॉब्लम थी प्यारे दोस्तों कि भारत के बहुत बड़े स्तर पर जो एम्प्लॉइज हैं, 90% इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, वो बहुत तेजी से दे कैन फॉल इन पॉवर्टी एक बार भी कोई बड़ा इंसिडेंस परिवार में हो गया तो भारत के श्रम की यह सच्चाई है कि हम फॉर्मलाइज हो नहीं पाए, जो भी कारण रहे उसके 70 सालों में। हम मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ा नहीं पाए जैसा चाइना ने किया, और मीडियम स्केल के एंटरप्राइजेस हम ज्यादा नहीं बढ़ा पाए जैसा चाइना ने किया। बड़े स्केल के तो सब जगह एक समान होते हैं, स्मॉल और माइक्रो और स्मॉल में हम उलझ के रह गए, जिस वजह से फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। और इस वजह से दोस्तों जो लोग इनमें काम करते हैं, अगर उनके घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो वो बहुत तेजी से गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी होना आवश्यक है। तो हम ये जो अभी समझ रहे हैं कि ट्रूथ ऑफ लेबर इन इंडिया, ये सच्चाइयां हैं जिनसे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं लोगों के लिए कानून बने, संविधान में बने, संविधान के अलावा पार्लियामेंट ने बनाए, पार्लियामेंट के अलावा राज्यों ने बनाए,
और उससे भी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर लेबर लॉज की जो व्याख्या की, खासतौर पर पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो 1983 में एशियाड विलेज के लिए जो हुआ था, वो मील का पत्थर साबित हुआ कि कोई व्यक्ति जो मजबूर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एशियाड विलेज में जिस तरह लोगों को काम पे लगाया गया था, वो मामला वहां पे गया था कि नेसेसिटस मैन आर नॉट फ्री मैन। तो आपको थोड़ा सा हिंट लगा होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर भी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ये मुद्दा है टेक्निकल और इसलिए बहुत मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे एक साथ बात हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, सुप्रीम कोर्ट, समाज, अमीरी, गरीबी, कैपिटलिज्म, और आपको भी एक रिवीजन का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो भारत में इस प्रकार से आपको ये समझ में आया दोस्तों कि हमारे यहाँ की श्रम की सच्चाई क्या है। अब हम में से कई लोग जो प्योरली अर्बन एरियाज के हैं, प्रिविलेज क्लासेस के हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के निकले हैं, प्रोफेशनल क्लास के हैं, वर्किंग फ्रॉम होम कंप्यूटर पे कर लेते हैं, हम इन सच्चाइयों को समझ पाने में अक्सर असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा उससे कभी वास्ता नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे भारत का पूरा आप आईटी सेक्टर लेंगे, इतना अद्भुत सफल आईटी सेक्टर है, उनकी तो तारीफ ही की जा सकती है। उसमें कुल मिला के केवल 1.5 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें से आईटी प्रोफेशनल्स तो केवल 40 लाख हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दरअसल इनके लिए बने कोई भी कानून या इनकी वर्किंग कंडीशंस को एक्स्ट्रापोलेट करके इस 90% की कंडीशन को कभी भी नहीं समझा जा सकता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और स्पेशली इन एन एरा वेयर न्यू इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कमिंग, ऑटोमेशन इज राइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज स्टैग्नेंट, हमें थोड़ा सा उस एंगल से देखना पड़ेगा। अब आते हैं आज के दूसरे बिंदु पर। पहला बिंदु समझ में आ गया, भारत में श्रम की सच्चाई क्या है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, क्योंकि अब थोड़ा सा सामाजिक पहलू क्लियर हो गया तो आपको ये थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करने में मदद होगी। कॉलोनियल लेगेसी ऑफ लेसा फेयर। ये लेसा फेयर जो फ्रांसीसी शब्द है, जिसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं अबंध नीति। अबंध नीति का मतलब यह होता है कि सरकार दखल नहीं देगी, तुमको जो करना है करो। कैपिटलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, औद्योगिकरण करने वाले व्यक्ति को सरकार कहती है मैं टांग अड़ाऊंगी नहीं, क्योंकि बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो तुमको जैसा चलाना है चलाओ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा होता भी है कुछ शर्तों के साथ। आइए समझते हैं ये लेसा फेयर की पूरी कहानी क्या है। अभी तक का सब कुछ समझ में आया? मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, अगर जा रहा हूं तो आप बताइए, थोड़ा और स्लो हो जाएंगे, पर फिर उसमें हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा, क्योंकि इतना कुछ पढ़ाना रहता है। तो थोड़ी अच्छी गति रखेंगे तभी मजा आएगा यार। दोस्तों, जब हम बोलते हैं कॉलोनियल लेगेसी ऑफ लेसा फेयर, सबसे पहले याद कीजिए कैपिटल वर्सेस लेबर का ये बिंदु। देखिए, जब 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में पहली बार ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पर मेरा 2 से ढाई घंटे का एक लेक्चर फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, मेरे नाम से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेक करेंगे। पूरा बारीकी से बताया मैंने कि ये औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, कहां से आई, कैसे आ गई, ब्रिटेन ने ऐसा क्या कर दिया। ध्यान से जिसको अलग से पढ़ना है वो लेक्चर अवेलेबल है। ये सब रिसोर्सेज आप ही के लिए जुड़े हुए हैं, आपस में यूज करें। 17वीं और 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति आई, उसके पहले ब्रिटेन में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था। ब्रिटेन का जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, देखिए एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन तो 12,000 बीसी में आया था, जब आप और हम एज अ स्पीसीज, एक प्रजाति के रूप में होमोसेपियंस एक जगह सेटल हुए। वो वाले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये मॉडर्न जो 17वीं सदी का एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यूके में आया था, ब्रिटेन में आया था, वो क्या था, उसमें ऐसे ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंट्स बनने लगे थे कि भैया बीज एक सही ढंग से एक ही गहराई पे बोने का एक इक्विपमेंट आ गया, और ऐसे छोटे 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 50 इक्विपमेंट बने, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ गई, कृषि उत्पादकता बढ़ी, तो लोगों की आवश्यकता ही कम हो गई, तो लाखों लोग फ्री हो गए। ये सारे लोग अब शहर में जाके फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर के रूप में उपलब्ध हो गए थे। शुरुआत ऐसे हुई थी। तो लोग अक्सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जेम्स वॉट, मशीनों की बात जब करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इसके पहले के 100 साल अगर कृषि क्रांति वहां नहीं आई होती तो वो सरप्लस श्रम होता ही नहीं ब्रिटेन में, जिससे फैक्ट्रियों में लगा जाए। फैक्ट्री का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस समय। तो जब उद्योग पहली बार लगना शुरू हुए, वो इसलिए हुए कि जो कैपिटलिस्ट था वो अपनी तरफ से पैसा ला रहा था। नेचुरली ब्रिटेन में तो पाउंड लगाएगा, लेकिन डॉलर एक सिंबल के रूप में, और श्रमिक अपना श्रम देगा। आपको बात समझ में आई? अब एक बात समझिए, जब 18वीं सदी में पहली पहली फैक्ट्रियां लगी, उस वक्त कैपिटल वर्सेस लेबर में स्थिति यह थी कि लेबर के पास बार्गेनिंग पावर कितनी थी बेटा? 0। जो श्रमिक थे वो जब फैक्ट्रियों में, खदानों में काम पे लगाए जाते थे,
उनके पास बोलने की ताकत कहां थी। उन्हें ये बोला जाता था ये काम है, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। दिन में 16 घंटे 18 घंटे आदमी, औरत, बच्चे, जी हां, 9 10 11 12 साल के बच्चे और बच्चियां और औरतें और आदमी तो निश्चित ही। हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन। महीने में कितने दिन? 30 दिन, 31 दिन लगे पड़े रहते थे। उस वक्त जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जो लेबर क्लासेस पहली बार बन रही थी, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उसके पहले, उनका जो उत्पीड़न और एक्सप्लॉइटेशन हुआ वो इतने भयानक स्केल पे था ब्रिटेन में कि आज सोचते हैं तो लगता है ऐसा सोसाइटी ने अलाउ कैसे किया। तब वो नॉर्मल था, उसमें सारे परिवार तहस नहस हो गए क्योंकि समय नहीं था साथ बैठने का। 18-18 घंटे खदान में बच्चा उतरा हुआ है, सोचिए। और ये कई दशकों तक ब्रिटेन में चलता रहा। तो औद्योगिक क्रांति में बनी फैक्ट्रियों में ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इसी को कैपिटलिस्टिक लेसा फेयर की एक शुरुआत मानी जा सकती है, जिसमें संपूर्ण रूप से वहां की सरकारों ने फ्री हैंड दिया था कि आपको जैसा करना है करो। सिर्फ फ्री हैंड नहीं, वहां ऐसे ऐसे कानून बनाए गए कि कोई श्रमिक अगर आपके खिलाफ जाए तो आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो। जी हां, जी हां। और यही अंग्रेजों ने फिर भारत में किया। जब भारत उनकी कॉलोनी बन गया तो अंग्रेजों के हाथ में सबसे पहले बंगाल लगा। तो तब का जो बंगाल था दोस्तों, वो आज का पश्चिम बंगाल तो था नहीं उस वक्त, आज का बांग्लादेश भी उसी में था। ये बहुत अमीर क्षेत्र था। और ये पूरा जैसे ही अंग्रेजों के हाथ में आया और उसके बाद उससे जुड़े हुए सारे के सारे क्षेत्रों में जहां चाय के बागान बने, अंग्रेजों को यह समझ में आया कि हमें कानून। अब देखिए, कोई व्यापारी जब राजा बन जाता है तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। व्यापारी को कभी राजा बनने की अनुमति समाज ने देनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? व्यापारी व्यापार करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। राजा का काम है बैलेंस बनाना समाज में और सबके अधिकारों की रक्षा करना। जब व्यापारी राजा बनता है, जैसे अंग्रेज व्यापारी राजा बने थे, तो उन्होंने वो कानून बना लिए जिससे प्रॉफिट बढ़ रहे थे। तो ये तो तबाही का पूरा फॉर्मूला है। तो वही तो हुआ। 200 साल भारत को लूटा कैसे? ऐसे ही तो लूटा। आई होप आपको वो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जैसे उन्होंने एक 1819 में बंगाल विनियमन बनाया, बंगाल रेगुलेशंस। तो जब 1819 में उन्होंने बंगाल रेगुलेशंस स्थापित किया 1819 का, तो बेसिकली वही राजा है, वही व्यापारी है, वही सब कुछ तय कर रहा है और लूट के ब्रिटेन लेके जा रहा है। तो उसमें ऐसा था कि आप 5 साल तक के लिए अपने मालिक के साथ बंध गए हैं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप छोड़ ही नहीं सकते उसके पहले। और अगर छोड़ोगे तो बहुत भारी दंड है। तो ये तो स्लेव लेबर बना दिया था उन्होंने। फिर उन्होंने 1863 में ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट बनाया। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट था, यानी स्थानीय मजदूरों का परिवहन या परिगमन से संबंधित अधिनियम 1863 में, उसमें 6-6 महीने की कैद का प्रावधान था। अगर कोई मजदूर काम छोड़ के चला जाता था तो एम्प्लॉयर खुद उसको जेल बना के अंदर डाल सकता था। मतलब जो एम्प्लॉयर है अंग्रेज गोरी चमड़ी का, चाय का बागान चला रहा है, अगर कोई मजदूर बोलता है साहब मेरे को काम नहीं करना, मैं जा रहा हूं, उसको 6 महीने वो जेल में डाल सकता था। इसीलिए व्यापारी को कभी राजा नहीं बनना चाहिए, मतलब नहीं बनने देना चाहिए। अब अंग्रेज तो बन गए छल कपट से, वो एक अलग बात है। फिर 1865 में जो बंगाल एक्ट आया, उसमें एक विशेष पुलिस बनाई गई स्पेशल बंगाल अधिनियम में, कि जो पकड़ के से माइग्रेंट्स को वापस लाके जेल में डालती थी। आप समझ रहे कैसे फंदा कस रहा है स्लेव लेबर पर। यह मैं आपको ऐतिहासिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जब सब चलता रहा और अति हो गई, तो उसके बाद 1911 में, देखिए बात समझिए, इसके साथ पैरेलल में हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन चालू हो गया था। अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए जब अधिकारों की लड़ाइयां शुरू हुई, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी, उसमें साथ में आर्थिक स्वराज, आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकारों की लड़ाई इंटरमिंगल थी। और ये धीरे 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 राष्ट्रवादी नेताओं ने आवाज उठाना शुरू की थी कि ये कितना एक्सप्लॉइटेशन है। उस दबाव के चलते, देखिए सरकारों पे दबाव नहीं डालते हैं तब तक सकारात्मक परिवर्तन तो बड़ा रेयरली आता है, खासतौर पर जब एक शोषण करने वाली अंग्रेज सरकार हो। तो जो पहला सही श्रम कानून भारत में आया वो फैक्ट्रीज एक्ट 1911 था। तो जो औद्योगिक अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट 1911 आया, इसने क्या किया? इसने बहुत बड़ा उपकार कर दिया भारतीयों पर। इसने बोला कि आए तुम इंडियन लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं, हम तुम्हारा 16 घंटे का काम कम करवा, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तुमको अब सिर्फ 12 घंटे काम करवाएगा। तो 12 घंटे अनिवार्य करवा दिया गया 16 से घटा के। सोचिए 16 घंटे कंपल्सरीली बैक ब्रेकिंग लेबर, वो तो अमानवीय था ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पूरी सफलता ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की,
रशिया में सबसे लेट पहुंचा, उस चक्कर में वहां क्रांति हो गई, वो सब जुड़ी हुई चीजें हैं। और आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी बताइएगा मुझे, कैसे वो निपटी, कम्युनिस्टों ने कैसे उन सबको भून डाला, क्या हुआ था बताइएगा। ये सब जुड़े हुए धागे हैं सारे इस कहानी के। तो दोस्तों, जब ये सारे देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैला तो वहां एक्सप्लॉइटेशन के दम पर ही तो कैपिटलिस्ट क्लासेस अमीर हुई थी। वो कोई वहां पे सहृदयता और मानव अधिकार से थोड़ी अमीर हुई थी। ये बात समझ रहे हैं, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड इतिहास में, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, और आपने पढ़ी भी होंगी। तो दोस्तों, हम अभी इस दूसरे बिंदु पर हैं, कॉलोनियल लेगेसी ऑफ लेसा फेयर। वो मैं क्यों बता रहा हूं, स्वतंत्र भारत में संविधान ने जो अनुच्छेद बनाए वो इसके साथ लिंक करके देखना, तब समझ में आएगा कि ऐसे कानून भारत में क्यों बने। क्योंकि 16 घंटे से 12 घंटे कब किए गए, ये एक पहला छोटा सा कदम था विजय के रूप में कि भाई हाँ, भारत में हमें थोड़ा सा तो इसमें फैक्ट्रीज लॉज में सुधार करना होगा। ये समझ में आया आपको। उसके बाद और बहुत सारे फैक्ट्रीज एक्ट आते गए बाद में, और स्वतंत्र भारत में तो ये और अधिक ह्यूमन राइट्स उन्मुखी होते चले गए। अब 1935 में आपको पता ही है प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो इतना बड़ा कानून, जो आज तक ब्रिटेन की संसद ने कभी इतना बड़ा कानून पारित नहीं किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे संविधान का एक मूल रूप भी बना। उसके काफी सारे एलिमेंट्स आए थे। हालांकि बाद में तो बेनेगल नरसिंह राव साहब ने दुनिया भर के संविधानों का बेस्ट एलिमेंट निकाले, आम्बेडकर जी को प्रेजेंट किए, जिन्होंने उसको फाइन ट्यून किया, एक बहुत अच्छे शेप में ड्राफ्ट किया, और एक सुई जनरस संविधान हमारा बना। तो 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी, उसी समय रॉयल कमीशन ऑन लेबर की रिपोर्ट भी आई थी। तो एक रॉयल कमीशन ऑन लेबर बनाया गया था, मतलब श्रम पर एक शाही आयोग, जिसने भारत में सारे 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 श्रम कानूनों का अध्ययन किया, और उसके बाद उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रस्तावित किए जो भारत के संविधान का हिस्सा 1947 से 1949 की चर्चा के दौरान बन गए। समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में आए लेबर लॉज, वेरियस आर्टिकल्स, ये सारी चीजें ऐतिहासिक रूप से बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते आई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, देखिए, जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतनी तेजी से 100 साल में फैली, दुनिया बदल गई, कार्बन एमिशन होने लगा। इसीलिए आज हम जितना CO2 एमिशन की बात करते हैं, हम प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1750 से 1800 से कंपेयर करके ही बताते हैं कि कंपेयर टू दैट 1.5 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये प्री इंडस्ट्रियल एरा। एनवायरमेंट इकोलॉजी पर असर आना शुरू हुआ, लेकिन आप यकीन मानिए कि सन 1800 से लेके सन 1950 तक दुनिया में दरअसल एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होना और स्टॉक बनना एनवायरमेंट में बहुत ही नेग्लिजिबल ही था। जो असली कांड किया इंसानियत ने, इंसानों ने, वो 1950 से लेकर 2020 के बीच में किया है। इस वक्त जो बहुत ही रैपिड स्पीड पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तरक्की का एक ही मायना था, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, जिसने बहुत मटेरियल प्रॉस्पेरिटी लाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, ऐसा कहते हैं कई लोग ऐतिहासिक तौर पे, टुडे इज द बेस्ट टाइम टू बी अलाइव। समझ रहे हैं, मानवता के इतने लंबे इतिहास में, होमोसेपियंस की प्रजाति के इतिहास में, आज का समय कभी भी जिंदा रहने के हिसाब से सबसे बढ़िया समय। मैं पूरी तरह एग्री करता हूं। आज जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कोविड को भूल जाओ एक मिनट, आज जिस तरह की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, आज जिस तरह की एंटरटेनमेंट की और नॉलेज की सुविधाएं हैं, कोई सोच सकता था आज से 100 साल पहले, आज से 40 साल पहले? नहीं ना। तो इसमें कोई शक नहीं दैट मॉडर्न मैन हैज गेन्ड सो मच बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव लॉस्ट अ लॉट। ये बड़ा बैलेंस डिबेट है, और इसलिए हमेशा इसमें लोग एक साइड ले लेते हैं और फिर बड़े करारे तर्क आते हैं सब तरफ से। तो थोड़ा बैलेंस लेके चलेंगे तो वो करारे तर्कों में थोड़ा मॉडरेशन आ जाएगा। मैं जो बात आपको यहां बताना चाहता था, जो आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों, वो ये कि जब इन फैक्ट्रियों में, इन खदानों में मजदूर पिस रहे थे, मर रहे, छोटे छोटे बच्चे, यार सोचो, लड़कियां छोटी छोटी, तब कार्ल मार्क्स ने इसको स्टडी किया था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जब पहली बार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, और बाद में जब कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा, तो उसके पीछे की एक बड़ी प्रेरणा ये शोषण थी। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने जिस चश्मे से इतिहास को देखा, वो चश्मा था स्ट्रगल ऑफ द वर्किंग क्लासेस अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड कैपिटलिस्ट क्लासेस। तो कार्ल मार्क्स के लिए इतिहास का पूरा वर्णन था कि कामगार वर्ग के लोगों का सतत संघर्ष पूंजीवादी धनाढ्य लोगों द्वारा
बनाई गई एक तरफा व्यवस्था के विरुद्ध। यह है इतिहास, मानव इतिहास। यह कहना था कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल में, समझ गया। वहां से कम्युनिज्म का जन्म हुआ। हालांकि कार्ल मार्क्स ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ विचार दिए। पहला कम्युनिज्म का जो क्रांति था वो व्लादिमीर इलियच इलियानोव लेनिन रूस में लेकर आए 1917 में। वो एक अलग कहानी, और उसके बाद फिर सोवियत संघ बना, फिर चीन बना, वगैरह वगैरह। तो मार्क्सवाद वहां से आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अतिरेकी व्यवहार, द एक्सेसेस एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू कम्युनिज्म। ये लिंक बिठाना बहुत जरूरी दिमाग में। आपको बात समझ में आ गई? और वहां से कम्युनिस्ट फिलोसफी दुनिया में फैलना शुरू हुई, जिससे अमेरिका बाद में 20वीं सदी में बहुत अलार्म्ड था, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। वो लिंक मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा। लेकिन ये सब जब होता है तो इसके विरुद्ध बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। अब हमको वो पक्ष देखना है, आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंडियन लेबर लॉज। तो भारत में जो श्रम कानून है, इससे पहले कि हमारे यहां कितने हैं, उनकी प्रकृति क्या है, संविधान क्या कहता है, मोदी 2.0 में कौन कौन से 4 लेबर कोड लाए गए हैं, वो सब पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि भारत के श्रम कानूनों के विरुद्ध कौन से तर्क दिए जाते हैं। सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि भारत का पूरा लेबर लॉ सिस्टम रिजिड हो गया है, ऑसिफाइड हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी खो चुका है, और किसी भी नए निवेश को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित कर देता है। कई लोगों को मेरी ये कठिन हिंदी अच्छी लगती है, मैं उन्हें बोलता हूं ये कठिन हिंदी नहीं है, ये सही हिंदी है, ये तकनीकी हिंदी है। अब परीक्षाओं में तो आप सही और तकनीकी हिंदी लिखेंगे ना, वहां ये थोड़ी लिखेंगे क्या बेड़ो अपन का क्या लेबर लॉ जो है ना सब बिल्कुल फंकस हो गया है, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना वहां पे, वहां मजा नहीं आएगा। तो वहां भिड़ू कर नहीं सकते, तो वहां सही हिंदी बोलनी पड़ेगी। अब हिंदी माध्यम के लोग ही, हिंदी भाषी लोगों को ही सही हिंदी में बड़ी पीड़ा होती है आजकल। सबको सब सरल चाहिए एकदम, क्या सरल बोलने का सर, कठिन शब्द बोलने का नहीं। तो यार फिर कैसे हिंदी भाषी, और ऐसा गजब मत करो यार गुरु, हमारा दिल टूट जाता है हिंदी भाषी लोग ऐसा बोलते हैं तो। एनीवे, सो माय डियर स्टूडेंट, द बेसिक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इंडियन लेबर लॉज क्या है, जल्दी बताइए मुझे। आप ही बताइए भैया, मैं तो भूल गया मैं क्या पढ़ा रहा था यार, मैं तो भूल गया, मुझे तो गाने याद आ रहे हैं, अब तो मैं गाना गाऊंगा। नहीं नहीं सर ऐसा मत करना, गाने मत गाना। ओके नो प्रॉब्लम। दोस्तों, लेबर लॉज के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क भारत में दिया जाता है कि हमारे लेबर लॉज हो गए हैं रिजिड, हमारे लेबर लॉज में कोई लचीलापन नहीं है समय के हिसाब से, और हमारे लेबर लॉज भारत में जो पैसा लगा के काम करना चाहते हैं उनको बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं, उनकी हिम्मत तोड़ देते हैं कि इतने कानून, इतने कानून, इतने डिपार्टमेंट, इतने इंस्पेक्टर राज, इतना करप्शन, लगाना ही नहीं है पैसा तो हमें भारत में, क्या करेंगे पैसा लगा के। ये सबसे बड़ा है, समझ में आया। फिर लोग ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स इंस्पेक्टर के पास होती है, मतलब विवेकाधीन ताकत होती है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि जो भी श्रम विभाग के अलग अलग कानूनों को लागू करने आने वाला इंस्पेक्टर होता है, निरीक्षक होता है, उसके पास इतनी सारी विवेकाधीन ताकतें होती हैं कि फिर वो आपसे हर प्रकार का भ्रष्टाचार करवा सकता है। भ्रष्टाचार करना नहीं करना ये तो एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आरोप है। आपको बात समझ में आई? तो 3 आरोप जो लगाते हैं कि भाई भारत में जीडीपी ग्रोथ तेजी से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके पीछे श्रम कानून को सबसे पहले बोला जाता है कि भारत में जीडीपी ग्रोथ स्लो क्यों है, इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज। ये सबसे पहला तर्क 1991 से दिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, 1991 में एक महान आत्मा आई थी, उसने 2 और महान आत्माओं को साथ में जोड़ा था। समझ में आ गया कि नहीं आपको? नरसिम्हा राव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को साथ में जोड़ा था और प्रणब मुखर्जी साहब को साथ में जोड़ा था। ये 3 लोगों ने मिलकर भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया था। लेकिन जैसा मैं पहले अन्यत्र आपको बता चुका हूं, ये केवल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट का ही लिबरलाइजेशन हुआ था, फैक्टर मार्केट्स का नहीं हुआ था। तो इन लोगों ने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट्स का तो पूरा लिबरलाइजेशन कर दिया, वस्तुओं और सेवाओं के बाजार में वैरायटी आ गई, सब आ गई। लेकिन जो मूल कारक बाजार होते हैं, फैक्टर मार्केट जिनको कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनमें लिबरलाइजेशन 2020 तक नहीं आ पाया। ये बात तो बिल्कुल परम सत्य है। लैंड, लेबर, कैपिटल मार्केट्स में, फैक्टर मार्केट में उदारीकरण आज तक नहीं आ पाया। सरकार कोशिश कर रही है, आईबीसी एक बहुत अच्छी कोशिश 2016, जिसने कैपिटल मार्केट में फंसी हुई कैपिटल को फ्री करवाने का एक सुधार किया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, वो दिवालियापन कानून, बहुत अच्छा कानून बनाया मोदी जी ने। उसके अलावा श्रम कानूनों के 4 कोड लाएंगे, उसकी भी आलोचना है, समर्थन है, दोनों है। वो लेबर लॉ रिफॉर्म है।
तो ऐसा कहा जाता है कि फैक्टर मार्केट रिफॉर्म आज तक सच्चे अर्थों में नहीं आए हैं। तो इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉ पहली चीज है जिसने भारत में जीडीपी ग्रोथ को बहुत मारा है। दूसरी चीज है लैंड एक्विजिशन, बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए आपने सुना होगा ना, अभी भारत सरकार ने 1 महीना पहले क्या अनाउंस किया था कि चीन से 1100 कंपनियों को भारत लाने की पूरी पूरी तैयारी हो गई है और हम सबको लाके रहेंगे। उसके लिए हमने 4 लाख हेक्टेयर का पार्सल भी तैयार कर लिया, लैंड पार्सल एक्सेट्रा। और तीसरा होता है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, यानी नौकरशाही द्वारा लाल फीता शाही करना। समझ में आ गया आपको? ये 3 आरोप लगते हैं कि भारत में क्यों निवेश आता नहीं है, मतलब एफडीआई के रूप में बाहर से निवेश नहीं आता है। वैसे आपको एक बहुत बहुत मजेदार बात मैं बताना चाहूंगा। भारत के खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे खुद के, पिछले कई सालों से भारत में पैसा नहीं लगा रहे हैं, बाहर पैसा लगा रहे हैं। सरकारी दस्तावेज चेक कर लीजिए। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज वेरी वेरी लो। पिछले साल सरकार ने सितंबर में 1,40,000 करोड़ की इनकम टैक्स की छूट दी थी, याद है आपको, कॉर्पोरेट्स को। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ा या घटा? 0 हो गया। फ्रेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चेक कर लीजिए सारे फिगर्स। तो इसका मतलब सरकार एक्चुअली इनको 1,40,000 करोड़ का स्टिमुलस, रियल स्टिमुलस पिछले साल दे चुकी है, और वो फिर भी रो रहे हैं। अरे भाई, आपको कॉर्पोरेट टैक्स में 1,40,000 करोड़ की छूट दी गई है, जरा ये भी तो बता दो कोविड के दौरान देश को कि उसमें से तुमने कितना पैसा भारत में निवेश किया, या कहीं और तो नहीं कर दिया, या किया ही नहीं। तो अगर नहीं ही किया तो क्या हुआ? तो ये और अमीर हो गए। कैसे हुए? आपका टैक्स कम हुआ, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ गई, और आपने बहुत सा पैसा बचा के बायबैक कर लिया शेयर को। तो आप तो वैसे ही और कई गुना अमीर हो गए, या 1.5 गुना 2 गुना अमीर हो गए बिना कुछ किए, क्योंकि सरकार ने टैक्स घटाए थे। सरकार ने टैक्स इसलिए घटाए थे कि तुम निवेश करोगे, तुमने निवेश किया ही नहीं। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर का रवैया होता है, ये उनके दोगलेपन को उजागर करता है। अब ये मैं बोलता हूं तो कई लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि सर ऐसा कैसे, उन्होंने तो कम किया, तो ये तो राइट। कॉर्पोरेट का क्या राइट है? कॉर्पोरेट पे तो टैक्स लगना चाहिए ना, देश चलेगा कैसे? वो कम किया, सरकार ने बोला निवेश करो, उन्होंने नया निवेश नहीं लाया है। इसीलिए सरकार को फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन और ऐसी सब चीजों के रूप में पुश करना पड़ा। ये आपको फैक्टर समझ में आया कि नहीं? तो जब भी कोई भी कॉर्पोरेट ये बोलता है कि लेबर लॉस को ये कर दो, तो आप पलट के उनसे एक लॉजिकल सवाल क्या पूछ सकते हैं कि सर आपके लिए हमने 1,40,000 करोड़ की भारत सरकार ने, आप और मेरी सरकार है ना, सरकार कोई आसमान से तो नहीं आती है ना। हमने आपको 1,40,000 करोड़ की छूट दिलवाई थी, आपने कितना निवेश किया सर पहले वो तो बताओ। सब चुप हो जाएंगे 1 सेकंड में। लोगों को सही प्रश्न पूछना नहीं आता ना, वहां गड़बड़ हो जाती है, वहां तर्क कुतर्क में बदल जाते हैं। आप वैसी गलती मत कीजिएगा। तर्कों के साथ चलेंगे तो डिस्कशन में आपको मजा भी आएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लेबर लॉस। तो भाई जीडीपी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये 3 बहुत बड़ी समस्या, मैंने आपको उसमें द हिपोक्रेसी एंड द जेनस फेस नेचर ऑफ द कॉर्पोरेट भी बताया। जो भी रीजन हो, लेकिन दिक्कत तो है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर, अब मैं ये दिसंबर 19 की बात कर रहा हूं, हाँ अभी मैं कोविड के बाद की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, उस पर मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। सर 1 मिनट, अभी तो ऑलरेडी सर 38 मिनट हो गए लेक्चर के। मजा आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कहाँ समय निकल जाता है मालूम ही नहीं चलता, और इतने कठिन और गंभीर विषय भी इतने फटाफट निपटते हैं। तो आप भी इंजॉय कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। दिसंबर 2019 में स्थिति थी कि यही बोला जा रहा था कि अगर 21वीं सदी में भारत को तेजी से आगे बढ़ना है तो इन समस्याओं को जड़ से भारत सरकार को समाप्त करना ही होगा। कोविड के बाद तो अब मानो एक तरह से पूरा कार्ट ब्लांश मिल चुका है। अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत शब्द है फ्री हैंड, कि लेबर लॉस की जरूरत क्या, हटा दो सारे लेबर लॉस, इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। लेकिन बहुत ही मासूम सा प्रश्न यहां यह पूछा जा सकता है कि क्या लेबर लॉ हटाने से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा? आर यू वेरी श्योर कि लेबर लॉज हम सारे हटा देंगे और भर भर के अरबों डॉलरों का निवेश आएगा? बहुत देखने लायक होगा। हो सकता है आ जाए तो अच्छा ही है भैया, लोगों को काम मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वो भी एक सवाल हमें पैरेलल में पूछना चाहिए। तो क्या क्या आरोप अभी तक लगे हैं? हमने ये सब जो अभी तक पढ़ा, आरोप ये लगे हैं प्यारे दोस्तों कि भैया भारत में लेबर लॉ चलाने वाली मशीनरी करप्ट है। अगर झगड़ा हो तो डिपार्टमेंट के साथ में जो एडजुडिकेशन किया जाता है वो बहुत स्लो होता है, इनएफिशिएंट होता है। अगर मामला उलझ ही जाए और हमें जुडिशियल रिड्रेसल के लिए जाना ही पड़े, यानी न्यायिक समाधान के लिए, तो बरसों बीत जाते हैं। और एक और बहुत अच्छा जो तर्क दिया जाता है कि अल्टीमेटली भारत में श्रमिक तो टीयर्ड स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं।
टीयर यानी स्तर, अलग अलग क्रमानुक्रम में। कैसे? अरे भैया बताया था ना 90% तो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड में है। और कृषि, तो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई सबसे कम सुरक्षा वाला कृषि का लेबर हुआ, उसके बाद शहरी इनफॉर्मल लेबर हुआ, उसके बाद शहरी फॉर्मल लेबर हुआ। तो ये टीयर्स में सुरक्षा मिल रही है, मैक्सिमम सुरक्षा इसको मिल रही है, उससे कम इसको मिल रही है, सबसे कम इसको मिल रही है। तो हमारे कानूनों में तो वैसे भी वन टीयर सुरक्षा किसे मिली, तो ये कानून अच्छे कैसे हो सकते हैं? बात समझ में आई आपको? अब चलते हैं अगले हमारे बिंदु पर आज के एजेंडा में प्यारे दोस्तों, नंबर एंड नेचर ऑफ लेबर लॉज। तो भारत में आखिर कानून है कितने, श्रम कानून, और उनकी मूल प्रवृत्ति पिछले 70 सालों में किस दिशा में रही है? बात समझ में आई आपको? देखिए, बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो आप ये समझ लें कि भारत में आज की तारीख में 40 सेंट्रल लॉज हैं। केंद्र सरकार द्वारा विनियमित आप ये मान लीजिए कि 40 श्रम कानून हैं, अलग अलग चीजों के लिए। मिनिमम वेजेस के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए हैं, सेफ्टी वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं लेबर लॉज में। और अगर अलग अलग राज्यों के मान लें हम प्यारे दोस्तों, तो उसमें कम से कम 100 अलग अलग कानून स्टेट लेवल के हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, लेबर लॉस का सारा खेल कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। 3 सूचियां होती हैं संविधान में, पता ही है कौन अनुच्छेद से होती हैं, बता दो बेटा। तो यू हैव द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। अब क्योंकि लेबर लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसीलिए जो अप्रैल मई में अलग अलग सरकारों ने अचानक से संशोधन किए रातों रात कि ये कानून खत्म, 1000 दिनों तक अब कोई कानून नहीं लगेगा सवाए इसके ये वो ये वो ये वो, और जिससे सब लोग एकदम से भौचक के रह गए कि क्या गजब की गति से सुधार हो रहा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार उस पर अपनी पूरी मुहर नहीं लगा दे। मतलब अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारी चीजें विरोध का शिकार भी होंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। आपको बात समझ में आई? अब प्यारे दोस्तों, किस तरह की सुरक्षा की हम बात करते हैं? देखिए, श्रम कानूनों का एक बहुत बड़ा इस चीज पर रहता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जॉब। अब इसको जितने तरीकों से आप परिभाषित कर सकते हैं उतने तरीकों से कानून बनाए जा सकते हैं। तो जो नौकरी आपको मिली हुई है फॉर्मल सेक्टर में, खास तौर पर मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो सारे कानूनों में कवर होते हैं, सरकार के रेडार में होते हैं। आपकी सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा की गारंटी के कानून जो होते हैं वो लेबर लॉज होते हैं। बात समझ में आई आपको? जैसे एक उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, वो ये हमारी आजादी के पहले का था। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट यानी औद्योगिक नियोजन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ऐसा कानून था 1946 का। उसमें काफी सारी बंदिशें एम्प्लॉयर्स के ऊपर थी इन टर्म्स ऑफ नौकरी से निकालने की, इन टर्म्स ऑफ किस तरह के काम आप अपने लेबरर्स को दे सकते हैं, काम में परिवर्तन कब कर सकते हैं, परिवर्तन कब नहीं कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। वैसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में बहुत सारी बंदिशें थी और उस वक्त उसकी आलोचना भी बहुत हुई, ये कहते हुए कि दिस इज एन ओवर रीच। ओवर रीच का मतलब ये होता है कि कोई सरकार ऐसा कानून बना दे जो काम करने वालों के हाथ पांव भी बांधे। उस पर सरकार का हमेशा तर्क ये होता है कि ऐतिहासिक रूप से कैपिटल वर्सेस लेबर का जो टेंशन है, पूंजी बनाम श्रम की जो बार्गेनिंग पावर की एक फंडामेंटल लड़ाई है, उसमें सरकार का यह काम है कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करके दे। यानी एक समान लड़ाई का मैदान, लड़ाई शब्द गलत है, एक समान प्रतिस्पर्धा करने का मैदान दे। क्योंकि लेबर के पास तो हमेशा बार्गेनिंग पावर कम ही रहेगी ना। जो आदमी फैक्ट्री लगा रहा है, बार्गेनिंग पावर तो उसी के हाथ में रहेगी अगर कानून ने उस बार्गेनिंग पावर को लेवल आउट नहीं किया तो। ये बात समझ में आई आपको? एक और चीज जो होती है इसमें प्रोटेक्शन के लिए, वो होती है नेशनल मिनिमम वेज, कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार एक न्यूनतम सैलरी की बात करती है, नेशनल मिनिमम वेज, और हर राज्य के अपने स्टेट लेवल मिनिमम वेजेस होते हैं। अब ये मिनिमम वेजेस का जो पूरा कैलकुलेशन होता है वो अपने आप में बहुत मजेदार चीज है, उसको मैंने आगे के एक बिंदु के लिए बचा के रखा है। मैं यहां पर ये मिनिमम वेजेस पर बात करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत जबरदस्त इंसाइट उसमें दूंगा कि सरकार ये बनाती कैसे है, ये आता कहां से, ये समझ में आया आपको? हालांकि इतना जरूर यहां बताना बहुत जरूरी है कि मिनिमम वेज को लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर इसे बढ़ाया गया, इसे ज्यादा रखा गया, इसे बहुत डंडे के जोर पे इंप्लीमेंट किया गया तो भारत में नौकरियां बंद नहीं बंद हो जाएंगी और सब कबाड़ा हो जाएगा।
अलग अलग रिसर्च, भारत सरकार की खुद की रिसर्च, इकोनॉमिक सर्वे की रिसर्च ये बताती है, भारत का जो हर साल आर्थिक समीक्षा छपती है, 2 साल पहले जो छपी थी उसमें था कि ये तो बिल्कुल ही गलत सोच है कि एक नेशनल मिनिमम वेज अगर आया तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसका ओवरऑल भारत की इकोनॉमी में डिमांड पुल जो क्रिएट होता है, जब लोगों के पास पैसा पहुंचना शुरू होता है, जो आज की भारत की सबसे बड़ी समस्या, डिमांड साइड कोलैप्स हो गई है, लोग खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। तो सप्लाई साइड आपने ईज आउट कर दिया, वो बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर डिमांड साइड क्रंच में पड़ी रह गई तो वो सप्लाई साइड से कोई फायदा होना ही नहीं है, लिमिटेड फायदा होना है। यही आत्मनिर्भर का पूरा एनालिसिस हम आपको अगले सेशन में देंगे कि एग्जैक्टली स्टिमुलस में क्या क्या हुआ। तो नेशनल मिनिमम वेज से नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, यह इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा। आपको बात समझ में आई? क्योंकि उसी से एक बेसिक हेल्दी और एजुकेटेड वर्कफोर्स का निर्माण होगा। अगर आपकी वर्कफोर्स हेल्दी, एजुकेटेड और वेल फेड नहीं हुई, इस तर्क को वो लोग खास तौर पर बहुत अच्छे से सुन लें और समझ लें जिन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे प्रकार के लेबर लॉज को शिथिल कर दिया जाना चाहिए, डाइल्यूट कर दिया जाना चाहिए, तभी देश तेजी से आगे बढ़ेगा। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है और हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप यू आर फ्री टू हैव योर व्यूज, एवरीवन इन इंडिया इज फ्री टू हैव देयर व्यूज। यही तो लोकतंत्र है ना, इसी को डिसेंट कहते हैं। इसमें टेंशन क्या लेना, और टेंशन वैसे भी ज्यादा लेना नहीं चाहिए, उससे फिर बीपी बढ़ता है, फिर गोलियां खानी पड़ती है, कोई फायदा नहीं। जिन लोगों को लगता है कि भारत के श्रम कानूनों को हमें शिथिल कर ही डालना चाहिए, और बहुत अच्छा किया यूपी की, एमपी की, गुजरात की, राजस्थान की सरकारों ने, गुड गुड गुड, उनके लिए एक तर्क है कि ये थोड़ा सा इस पर सोचिएगा कि अगर एक सर्टन मिनिमम वेज सही ढंग से नहीं दिया गया तो आपकी जो पूरी वर्कफोर्स है, श्रम बल जिसको हम कहते हैं, क्या वो हेल्दी हो पाएगी? क्या वो एजुकेटेड रह पाएगी? क्या वो वेल फेड रहेगी? और एक वर्कफोर्स जो हेल्दी, एजुकेटेड और वेल फेड नहीं है, क्या वो सच्चे अर्थों में 21वीं सदी में जीडीपी को बढ़ा पाएगी? इसका उत्तर है नहीं। तो फॉर अ कैपिटलिस्ट इट इज एक्चुअली इन द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिज्म दैट यू टेक केयर ऑफ योर वर्कर्स। अगर आप अपने श्रमिकों का, अपने लोगों का ध्यान रखते हो इन टर्म्स ऑफ देयर बीइंग एजुकेटेड, वेल फेड, हेल्दी, जिसके लिए मिनिमम वेज देना आवश्यक है, जिसके लिए उनकी एक मिनिमम टेन्योर की गारंटी देना आवश्यक है, जिसके लिए महिलाओं को सुरक्षित ट्रांसपोर्ट देना आवश्यक है। नहीं तो अब जैसे 8 से 12 घंटे करने की बात हुई, आप एक बात समझिए, यूपी ने तो खैर वो वापस ले लिया, 8 से 12 घंटे हम करेंगे, उसमें एक तो सैलरी नहीं बढ़ाने की बात थी, वो भी आरोप लगा। उससे ज्यादा बड़ी भयंकर बात, जो महिलाएं आज नौकरियों में काम कर रही हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रही हैं वगैरह, वो तो तुरंत नौकरी से बाहर हो जाएंगी। घर वाले जाने ही नहीं देंगे 12 घंटे के लिए, क्योंकि 8 घंटे जाने पे घर पे आके तो सब चूल्हा चौकी उसी को चलानी है। अरे भाई, भारत में जो महिलाएं काम करती हैं उनमें से कितनों के पति या भाई या बेटे घर में चूल्हा चलाते हैं? 5%, 10%। तो वो औरत दरअसल 2 नौकरियां करती है, जिसमें एक में सैलरी मिलती है, एक फोकट है। तो भारत की जो गृहिणियां हैं वो पूरी तरह फ्री सर्विस दे रही है भारत को। उनकी एक मिनिमम मंथली सैलरी सरकार को देनी चाहिए। मैं बहुत सालों से बोलता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर अन्याय हो रहा है। 8, 10, 12 घंटे हमारी माता, हमारी भाभी, हमारी बहनें काम करती हैं घरों में। आपके घरों में देख लीजिए, सुबह 6 बजे उठ जाती हैं, 12 बजे के पहले, 11 बजे के पहले, 10 बजे के पहले घर की औरतें सोती नहीं है। संडे छुट्टी नहीं होती है, महीने में अर्न लीव नहीं होती है, सैलरी नहीं होती है। क्या आप इतना मोटिवेट होकर कर पाते? अगर आपको ये, तो इसलिए थोड़ा हम ध्यान रखें इस बात का, लॉन्ग रन में ये व्यवस्थाएं कब तक चलेंगी। मैं खासतौर पर भी कामकाजी महिलाओं की बात कर रहा हूं। तो जब हम बोलते हैं कि भाई श्रमिक महिलाएं हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, विमेन प्रोफेशनल्स, आपको बुरी लगी मेरी बात कुछ लोगों को जो मैंने अभी कहा, सच्चाई तो यही है ना, किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, बोल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं। तो ये घर वाले उनको बोलेंगे यार 12 घंटे अब तू बाहर रहेगी तो घर कौन चलाएगा, तो नौकरी छोड़ दे। तो क्या होगा? तेजी से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का गिर रहा है वो और तेजी से गिरने लगेगा, और ये समाज के बैलेंस के लिए घातक सिद्ध होगा। ये लेटेस्ट रिसर्च आई है कि विमेन विल पे द बिगेस्ट प्राइस फॉर सच रैपिड लेबर लॉ चेंजेस लाइक 8 to 12 आवर, बिकॉज फैमिलीज विल पुल देम आउट ऑफ दी। तो उनकी तो इकोनॉमिक पावर ही खत्म हो जाएगी। दुनिया में सिंपल सा रूल याद रखना दोस्तों, जिसके पास आर्थिक ताकत नहीं होती है ना, उसके पास दूसरी कोई सामाजिक और कानूनी ताकत नहीं हो सकती है। All your social and political empowerment flows primarily from economic empowerment। और जो इस गुमान में, धोखे में जी रहे हैं कि बिना इकोनॉमिक शक्ति के
हम सोशल और पॉलिटिकल शक्ति बन सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। वैसा होता नहीं है, वैसा कहाँ होता है। जो आदमी पैसा नहीं कमाता है उसको सोशल और पॉलिटिकल राइट्स फिर उस हिसाब से कट कट ही मिलते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कहानी यह है कि हम जरूर इसको आरोप के रूप में लेते हैं कि भारत के लेबर लॉज ने खूब बिगाड़ा है खेल, लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन भारत में कोई 70 सालों में बहुत रिगरसली थोड़े ना हुआ है। उसमें भी बहुत सारे पैचेस रहे हैं, काफी पैची रहा है लेबर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी। इसलिए पूरी तरह से इन पर आरोप देना भी ठीक नहीं है, लेकिन कई जगह आरोप सही भी होते हैं। तो यह है पूरी पूरी कहानी लेबर लॉज के खिलाफ जो आरोप है। लेकिन अब हमें एक बहुत ही मजेदार टॉपिक देखना है दोस्तों, नंबर एंड नेचर ऑफ लेबर लॉज की जो हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि 100 हैं राज्य स्तरीय और 40 से ज्यादा हैं केंद्र स्तरीय। और क्या ये बहुत रिगरसली इंप्लीमेंट होते हैं? ये रिगरसली इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। और जो तर्क इनके खिलाफ है, उसके खिलाफ जो तर्क है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां हम समझते हैं ये कैपिटल वर्सेस लेबर का एक संघर्ष चल रहा है। लेकिन अगर लेबर वेलफेयर, हेल्दी और एजुकेटेड ही नहीं होगा तो कैपिटलिज्म भी कैसे तरक्की करेगा? अब इसमें जो बहुत खतरनाक ट्रेंड है वो ये है ऑटोमेशन। अब ऐसा कह रहे हैं लोग कि ये आने वाले समय में कोविड के पश्चात, ये ट्रेंड तो पहले से था, लेकिन कोविड के बाद अब कैपिटलिस्ट लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का मेन स्ट्रेस होगा कि लेबर कम से कम लो, ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगाओ, ऑटोमेशन करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाओ। तो इसका प्रभाव भारत जैसे बड़े देश में जहां इतनी लेबर फोर्स है, इसका प्रभाव काफी विनाशकारी हो सकता है। और इसीलिए डायरेक्ट लेबर स्टिमुलस की बात और मांग भी रखी गई थी। अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। तो भारत के इस अद्भुत संविधान में हमारे लेबर के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, आइए थोड़ा उन्हें बहुत बारीकी से समझें। बहुत मजेदार इंसाइट्स हैं दोस्तों यहाँ आपके लिए, आपको बहुत 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 मजा आएगा और ये एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि हमारा संविधान एक गारंटी देता है आपको और मेरे को। क्या गारंटी देता है भैया? देयर इज अ गारंटी अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर। भारत की कोई भी कोर्ट अगर ऐसा केस कभी पहुंचा तो 100% आपके फेवर में निर्णय देगी। अगर आप ये साबित कर दो कि आपसे फोर्स लेबर करवाया गया है तो भारत की कोई भी कोर्ट आप ही के साथ खड़ी होगी, किसी और के साथ कभी नहीं खड़ी होगी। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स लेबर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब कौन कौन से हमारे अनुच्छेद हैं दोस्तों जो इसके संबंध में बात करते हैं? 14, 15, 16, उसके बाद 19। तो आप 19(1)(c) स्पेसिफिकली मान लीजिए। ये सारे आप नोट्स बनाएंगे, उसमें आपको बहुत काम आएगा दोस्तों, इसलिए मैं बारीकी से बताते जा रहा हूं आपको। उसके बाद 23, 24, उसके बाद 38। यहां पर चैप्टर चेंज हो जाएगा, पता है ना आपको कौन सा चैप्टर? 3 से हम आ जाएंगे 4 पर, फंडामेंटल राइट्स से आ जाएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद हम बोलेंगे 41, 42, 43। तो ये सारे हमारे संविधान में पहले दिन से मौजूद हैं। तो ये एक एक आर्टिकल क्या कहता है लेबर के संबंध में, लेबर अधिकारों के संबंध में, आइए वो देखते हैं। अब आपको थोड़ा गंभीरता का एहसास हुआ होगा कि कोई भी राज्य अगर रातों रात बहुत सारे कानून बदल रहा है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छी बात है, नियत बहुत अच्छी है, गुड, भगवान करे वो सफल हो। कोई भी राज्य रातों रात अगर इतने कानून बदल रहा है तो वो दरअसल संविधान की इतनी सारी गारंटियों के साथ एक झटके में खेल रहा है। और इसलिए संवैधानिक कोर्ट्स में, भारत में संवैधानिक कोर्ट 2 लेवल पर हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देयर आर 2 लेवल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन इंडिया, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये मामला जरूर बहुत क्लोजली एग्जामिन होगा ही होगा। आर्टिकल 14 से अगर हम शुरू करें, क्या कहता है आर्टिकल 14? बहुत सरल सी बात कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर हैं। तो ये लेबर को एक गारंटी है कि आप कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, किसी तरह का भेदभाव नहीं। अरे भाई, सेम काम के लिए औरतों को कम पैसा दिया जा रहा है, मर्दों को ज्यादा, तो ये आर्टिकल 14 का हनन है। बहुत ही सीधी सी बात है, आपको बात समझ में आई? हालांकि खुल्लम खुल्ला ये हनन चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आर्टिकल 15 बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि राज्य कभी भी किसी नागरिक के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो अगर लेबर लॉ में यह साबित हो गया कि ये लेबर लॉ को डाइल्यूट करने से कुछ सेट ऑफ लोगों के खिलाफ विभेद क्रिएट कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के एग्जामिनेशन का मुद्दा बनता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। सरकारी नौकरियों में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको देनी ही पड़ेगी।
ये आज के हमारे डायल्यूशन से संबंधित एकदम से नहीं है, लेकिन ये लेबर लॉ का एक प्रोटेक्शन की बात है। और हमारी संविधान सभा किस दिशा में सोचती थी, कैसा चीजों को देखती थी, वो आपको इससे समझ में आ रहा होगा ना। फिर अगर हम बात करें 19(1)(c की, तो भाई हर किसी को अपने एसोसिएशन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। अब लेबर लॉ रिफॉर्म में काफी लंबा जो स्ट्रेस का पॉइंट रहा है दुनिया भर में, जैसे वॉलमार्ट है इत्यादि। वॉलमार्ट पर अमेरिका में सबसे बड़ा आरोप क्या लगता है कि वो ट्रेड यूनियन नहीं बनने देता है। समझ में आया आपको? ये उनके खिलाफ एक आरोप है, आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा। भारत में जो 4 लेबर कोड मोदी जी लेकर आए जुलाई सितंबर अक्टूबर 2019 में, जिसमें से एक पास भी हो गया, कौन सा वाला पास हुआ, और बाकी के अलग अलग स्टेजेस पे थे। चारों बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो 44 कानूनों को घटा के 4 कर रहे हैं। सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज बेटर। उससे जुड़े ट्रेड यूनियंस के अपने बहुत सारे मुद्दे वगैरह, उसको एक मिनट के लिए रख। तो वॉलमार्ट पर यह आरोप था कि वो भैया बनने ही नहीं देता है ट्रेड यूनियन, तो ये तो मूल अधिकारों का हनन है। भारत में भी इन कानूनों में स्ट्राइक करने पर काफी पाबंदियां लगा दी गई, उसको प्रैक्टिकली इलीगली कर दिया गया, क्राइम ही बना दिया गया एक तरह से। और ट्रेड यूनियन बनाने पर पाबंदी है। तो जो कैपिटल की साइड में वो कहते हैं कि ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कंपनियां चल ही नहीं पाएंगी, नहीं तो नॉनसेंस कैसे रुकेगा। जो लेबर के पक्ष में उनका कहना है कि ये नहीं होगा तो मैनेजमेंट तक बात कैसे जाएगी, तो किसी भी दिन हमारा तो एक्सप्लॉइटेशन होगा, और हो सकता है हो भी रहा हो। और एक और चीज, अल्टीमेटली तो फॉर्मल सेक्टर वाले ही बोल रहे हैं ना, जो इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज, जो उन तक तो ये बेनिफिट अभी पहुंच भी कहाँ रहे हैं। आपको बात समझ में आई? तो वो एंगल कभी भूलना मत। तो 19(1)(c जो है ना, 19(1)(c), वो क्या कहता है कि आपको एक राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस हैं। आर्टिकल 23 ही तो है वो जिसकी हमने बात की थी कि किसी भी तरह का फोर्स लेबर हम अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आया? ये गारंटी है अगेंस्ट द फोर्स लेबर। ये जबरिया श्रम या आपको स्लेव बनाकर कोई काम नहीं ले सकता। वैसे मैं आपको दुख की बात बता दूं, भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐतिहासिक स्तर पे बढ़ चुकी है। पिछले 10 सालों के अगर आप गृह मंत्रालय की रिपोर्टें देखेंगे, सारी पुलिस बल जितने भी अलग अलग राज्यों के हैं पूरी ताकत से लड़ रहे हैं ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन से। मानव तस्करी बहुत खतरनाक स्तर पे पहुंच गई, लाखों बच्चों, बच्चियों, औरतों, मर्दों की ट्रैफिकिंग हो रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और पुलिस डिपार्टमेंट खूब इससे लड़ रहा है, लेकिन यह समस्या का आकार विकराल हो गया। कोविड के बाद क्या होगा सोच लीजिए आप, जब इतने करोड़ों में नौकरियों का हनन होगा। सीएमआई ने बताया मार्च अप्रैल में कितनी करोड़ नौकरियां ध्वस्त हो गई, भस्म हो गई, स्वाहा हो गई। तो ऐसे में मानव तस्करी किस स्तर पे जाएगी आप खुद सोचिएगा। तो थोड़ा सा डर लगता है सोच के कि हाँ, इस बारे में सरकारों को थोड़ा और सजग शायद अब होना पड़ेगा। वो एक एंगल क्राइम से संबंधित भी है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? चाइल्ड लेबर 14 साल से कम का किसी भी माइन में, फैक्ट्री में, हैजार्डस में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। बाल श्रमिक प्रतिबंधित। तो बड़े बड़े शहरों में और खास तौर पर प्यारे दोस्तों फॉर्मल सेक्टर की बड़ी कंपनियों में ये फॉलो होता है, क्योंकि वो तो दिखता है ना सबको। लेकिन जो छोटे 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 कारखाने हैं करोड़ों, वहां तो सब चल रहा है, सब अपनी मस्ती से चल रहे हैं, किसी को शिकायत भी नहीं है और काम होता जा रहा है। सच्चाई तो यही है ना। हालांकि वो है अवैध कानूनी रूप से अगर देखें तो। अब अगर मैं अनुच्छेद 38 और 39 की बात करूं प्यारे दोस्तों, और 41, 42, 43 का, ये तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, चैप्टर 4 में आ गए ये तो इंप्लीमेंट हो नहीं सकते कोर्ट से, एनफोर्सेबल है नहीं, जस्टिसेबल है नहीं। लेकिन एक आपको मोरल गाइडलाइन है कि भैया नैतिकता के मापदंड पर आपको चलना है। और उस वक्त संविधान सभा ने यह सोचा था कि इनको हम जबरदस्ती कर देंगे, तो अभी तो भारत बहुत कमजोर था 1950 में, सरकार इतना कर ही नहीं पाएगी। इसलिए आने वाली सरकारों के लिए एक मॉरल गाइडिंग कॉम्पस देके छोड़ दिया गया था, जो कि बहुत अच्छा, बड़ा इवॉल्व्ड कॉन्सेप्ट है। आप भारत के संविधान को अगर ध्यान से पढ़ेंगे खुले दिमाग से, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि भारत जैसी एक हायरार्किकल सोसाइटी हजारों सालों से जो क्रमानुक्रम में, उसमें एक तरह से सोशल, सिविल, पॉलिटिकल इक्वालिटी देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी विचार था। और वो उस दिशा में हम काफी हद तक आगे बढ़े। 70 साल में हमने 2-2,500 साल के क्रमानुक्रम को बहुत हद तक समतल किया है। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक रूप से हम उसको समतल कभी बना ही नहीं पाए। तो इंडिया नेवर कुड रियली क्रिएट इकोनॉमिक स्वराज्य टू दैट एक्सटेंट। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ नहीं। लोगों के पास अगर नौकरी नहीं होगी, सही सैलरी नहीं होगी, तो वो इकोनॉमिक स्वराज क्रिएट कैसे होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 38(1) क्या कहता है कि राज्य ये कोशिश करेगा, आर्टिकल 38 की बात कर रहा हूं मैं, 38 की, राज्य ये पूरा पूरा प्रयास करेगा कि लोगों का वेलफेयर हो, एक सोशल ऑर्डर हो जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर प्रकार का न्याय लोगों को मिले। बात समझ में आई? आर्टिकल 38(2) जो है, इसका हनन जितना भारत में हुआ है शायद कहीं नहीं हुआ होगा, कि राज्य ये कोशिश करेगा कि सामाजिक असमानताएं कम हो और
संपत्ति का केंद्रीयकरण कम से कम हो, असमानता, क्षमा कीजिएगा, तो इनइक्वालिटीज हैव टू बी मिनिमाइज्ड, ये राज्य का पूरा पूरा प्रयास होगा, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। अब भारत में तो इनइक्वालिटीज इन इनकम इतनी भयानक सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली गई हैं, जिन्हीं कोएफिशिएंट पे मैं आपको बता चुका हूं। ऑफिशियली 0.35 से 0.4 है, रिसर्चर्स कहते हैं कि 0.65 से ज्यादा होगा, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। 1% परिवारों के हाथ में आधे से ज्यादा हर साल जीडीपी जा रहा है, ये तो डॉक्यूमेंटेड सच्चाइयां हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट हर साल बता रही है। तो आर्थिक खाई इतनी भयंकर बढ़ गई है कि वो हमारे डीपीएसपी का प्रत्यक्ष हनन होती जा रही है। और एक खतरनाक चीज जो अभी आई है, बिकॉज ऑफ आईटी, ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0, ये असमानता केवल बढ़नी है, कम नहीं होनी। इसको सिर्फ सरकार कम कर सकती है, दूसरा कोई कम नहीं कर सकता। तो सरकार ने जिस दिन तय किया, कम करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप वेल्थ टैक्स लगा दीजिए, इनहेरिटेंस टैक्स लगा दीजिए। भाई कोई व्यक्ति मरता है, उसके पास 7,000 करोड़ की संपत्ति, वो वैसे के वैसे बच्चों को पास हो रही, कोई इनहेरिटेंस टैक्स तो है ही नहीं, तो उस पर लगाइए ना अच्छा खासा टैक्स। अमेरिका में लगता है, भारत में नहीं लगता। वेल्थ टैक्स हमारे यहाँ नहीं लगता, पहले लगता था फिर हटा दिया गया। सुपर रिच टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन आज के हमारे मीडिया के मेन स्ट्रीम नैरेटिव में इन चीज़ों को बुरा बोला जाता है, इसलिए सरकारें ये करती नहीं है। वो कुछ आईआरएस ऑफिसर्स ने हिम्मत करके एक रिपोर्ट निकाली थी, सारे निपट गए, वो रिपोर्ट भी निपट गई और वो भी निपट ही गए होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आर्टिकल 38(2) का एक प्रत्यक्ष हनन ही हो रहा है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? राइट टू वर्क है, तो आपको काम का अधिकार है। ये बहुत सालों बाद आया मनरेगा से, और मनरेगा काफी कंट्रोवर्शियल स्कीम रही, जिसमें हमेशा बीजेपी ने इसकी आलोचना की कि भैया ये तो जीता जागता एक सबूत है आपकी विफलताओं का। लेकिन अल्टीमेटली मनरेगा की अब कितनी भी बुराई कर लें, एक चीज तो सत्य है, उसमें एक बहुत बड़ी ताकत है। पंक्ति में सबसे पीछे खड़ी सबसे कमजोर महिला के हाथ में डायरेक्टली अगर पैसा देना है काम करवा के, तो वो तरीका मनरेगा ही है। और मनरेगा ने रूरल सेक्टर में अगर 100-125 दिनों के काम देने की बात की है, हालांकि मनरेगा पर यह आरोप है कि वो मिनिमम वेज के कानून का खुद ही उल्लंघन कर रहा है। तो जो अलग अलग राज्यों के मिनिमम वेज एक्ट है, मनरेगा में जो वेज तय होते हैं वो उससे कम ही होते हैं। तो सरकार खुद ही खुद के कानूनों का हनन करती है। अब सरकार पे कौन केस करेगा? मरना है क्या भैया? सरकार आपको सरका देगी। एनीवे, तो मनरेगा पर अभी जो आज की घोषणा हुई है, आप जानती हैं, मोदी सरकार ने पहले 60,000 करोड़ बजट में दिए थे, 40,000 करोड़ और ऐड कर दिए हैं। मतलब इस स्कीम की ताकत को तो सभी समझते ही हैं, क्योंकि गरीबों तक प्रत्यक्ष रूप से काम के जरिए पहुंचना है, डोल्स के जरिए नहीं। तो तरीका एक ही है और वो है मनरेगा। हाँ, इसमें हमें प्रोडक्टिव एसेट्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और क्योंकि अब डीबीटी आ गया है और उसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट ब्रिज वगैरह लगा दिए गए हैं, जिसकी भी बहुत सारी शिकायतें कि बहुत सारे अकाउंटों में गड़बड़ हुई है मैपिंग में, लेकिन कम से कम उसमें करप्शन कम करने का एक रास्ता तो निकला। तो ये अच्छी चीजें हैं, तो इस स्कीम को ठीक किया जाए। बात समझ में आई आपको? तो ये आर्टिकल 41 की बात हुई। फिर आर्टिकल 42 की अगर हम बात करेंगे, तो इट विल रिक्वायर द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। यानी आपको काम करने की सारी कंडीशन बढ़िया दी जानी चाहिए, और मैटरनिटी यानी मातृत्व के समय पूरा पूरा समर्थन मिलना चाहिए। अब जो लेबर लॉ के सुधार रातों रात आ रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा डर यह बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयर्स औरतों को नौकरी देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं है मैटरनिटी रिलीफ के चक्कर में। तो ये एक चिंता अलग अलग विशेषज्ञों ने जाहिर की। आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर विरोध कहीं हो रहा है तो किस वजह से। आर्टिकल 43 क्या कहता है? लिविंग वेज दो और कंडीशंस ऑफ वर्क डिसेंट हो। समझ में आया आपको? लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट यहां से आता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत निर्णयों में बात की है कि व्यक्ति अपना न्यूनतम एक सबसिस्टेंस लेवल पर जिंदा रह सके। हालांकि भारत में इस लेवल को बहुत ही लो लेवल पर सेट किया गया है, इतना कम कि कई बार वो एकदम रिडिकुलस लगता है। लेकिन हमारे मिनिमम वेजेस जो हैं वो लिविंग वेज की अवधारणा पर आते हैं कि एक दिन में कोई एक व्यक्ति रूरल हाउस होल्ड का, अर्बन का, अलग अलग कैटेगरी में कितना कंज्यूम करता है, उसके आधार पर लिविंग वेज तय किया जाता है। बात समझ में आई आपको? तो ये आर्टिकल 43 से आता है। और आर्टिकल 43A इंदिरा गांधी लाई थी इमरजेंसी में 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। उन्होंने ये कहा था कि जब भी किसी भी कंपनी में कोई परिवर्तन हो तो वहां के वर्कर्स को भी उसमें अपनी राय देने का हक हो, को डिटर्मिनेशन की बात। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, इस पे काफी समय हमने दिया। हमारे संविधान में लेबर लॉस प्रोटेक्शन को काफी महत्व दिया गया है, नहीं तो इतने सारे थोड़ी होते, और इनके आधार पर आगे बहुत सारे कानून एक एक करके बनते गए हैं।
किस प्रकार के कानून? देखिए प्यारे दोस्तों, कुछ बहुत बेसिक कानून जो सभी को पता होने ही चाहिए। उसमें सबसे पहला मैं कहूंगा द फैक्ट्रीज एक्ट। अब फैक्ट्रीज एक्ट, आपको वो 16 से 12 घंटे वाली कहानी याद आई कि नहीं भैया? अंग्रेजों के समय, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। याद आया आपको? द फैक्ट्रीज एक्ट की हमने बात की थी। अंग्रेजों ने उपकार किया था भारतीयों पे कि हम तुमको 16 घंटे नहीं बैल की तरह जोड़ेगा, हम तुमको केवल 12 घंटे काम करवाएगा। उसकी बात कर रहा हूं। तो फैक्ट्रीज एक्ट जब भारत में संशोधित होता गया, 8 घंटे की वर्क शिफ्ट आ गई और इसने बेसिकली ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क क्रिएट की कि वर्किंग आपका 8 घंटे होगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं, ओवर टाइम मिलेगा, वो निश्चित तौर पर डबल के रेट से मिलता है सामान्यतः। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग भी हो सकता है। संडे ऑफ होना चाहिए, उसके अलावा अर्न लीव्स होंगी, पेड लीव्स होंगी। बेसिकली एक ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क और हेल्थ और हाइजीन, इसमें मेंटल हेल्थ भी आ गया। तो 6 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी तो आदमी खुद को रिचार्ज कर सकता है। आईटी सेक्टर में तो 5 दिनों के बाद होती, क्योंकि वो डॉलर बिलेबल है। अगर वो रुपी बिलेबल हो गए तो वो भी 6 डेज अ वीक होने में ज्यादा देर लगाएंगे नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये है पूरी कहानी फैक्ट्रीज एक्ट की। समझ में आया ना फैक्ट्रीज एक्ट में क्या होता है? फिर हम बोलते हैं दूसरा बहुत बड़ा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम जो होता है वो क्या कहता है? वो बहुत ही सरल बात कहता है। वो ये कहता है कि जब जब मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर के बीच में झगड़ा हो जाए, सैलरी को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके, कोई भी, तो उसमें दोनों बैठ के चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से, लेबर की तरफ से भी अधिकारी बैठेगा और बातचीत से सब सुलझाएगा, ताकि स्ट्राइक्स ना हो, हड़तालें ना हो। भारत में जहां तक स्ट्राइक्स की बात है दोस्तों, 1980s के बाद वो कल्चर धीरे 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 समाप्त हो गया। उसका कारण था प्यारे साथियों एलपीजी। हमने जब एलपीजी की बात की थी तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से जिस तरह गुड्स और सर्विसेज मार्केट में एम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियां बदली, बहुत सारी जगह लेबर को सैलरी बढ़ गई, फॉर्मल सेक्टर में कम से कम, तो स्ट्राइक्स की अवधारणा खत्म हो गई। अब जैसे आईटी सेक्टर की बात करूं तो वहां पर यूनियंस का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। यूनियंस हैं लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है, केवल बहुत ही कुछ एक्सप्लॉइटेशन के केस में उनकी आवाज वगैरह अच्छे से निकल कर आती है। अदरवाइज यूनियनाइज नहीं है आईटी फोर्सेस इतनी ज्यादा, कुछ कुछ हैं, बट दैट इज नॉट अ प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स देयर। तो हमारे यहां ये मूवमेंट 1980s के बाद, एलपीजी आने के बाद लगभग समाप्त सा हो गया। बात समझ में आई आपको? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। फिर होता है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या होता है? तो आपको न्यूनतम भत्ता अधिनियम जो होगा कि भैया कितनी मिनिमम सैलरी तो आपको मिलनी है। तो फैक्ट्रीज एक्ट हुआ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हुआ, मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ। समझ में आ रहा है ना? नोट भी बना रहे हैं आप कि ये व्यक्ति सही ढंग से शालीन जीवन जी सके, सब्सिस्टेंस एंड बेयर मिनिमम पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहे, ऐसे वेजेस आपको मिलने चाहिए। समझ में आया? उसके अंदर भी बहुत सारी तकनीकी बातें होती हैं। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखोगे प्यारे दोस्तों, तो ये तीनों के तीनों कानून किन चीजों का समर्थन कर रहे हैं? जल्दी से बताइए। ये अनुच्छेद 21 का समर्थन करते हैं। वो मैंने यहां लिखा नहीं था अभी, लेकिन अनुच्छेद 21 यानी राइट टू लाइफ, और ये अनुच्छेद 23 का भी समर्थन करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। बात समझ में आई कि नहीं प्यारे दोस्तों? तो इन कानूनों ने इन हमारे आर्टिकल्स को सारे के सारे री इन्फोर्स करने का काम 70 सालों में किया। बात समझ में आई? तो अनुच्छेद एक स्पिरिट देते हैं, कानून उन अनुच्छेदों को कई बार स्ट्रांग बना देते हैं। तो हमारे फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट ने अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, मतलब लाइफ इज नॉट जस्ट वेजिटेबल लाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। राइट टू प्रिवेसी का जो मामला हुआ था 2017 जस्टिस जे.एस. खेर की अध्यक्षता में, 9-0 का आया था कि भारत के हर नागरिक का राइट टू प्रिवेसी सर्वोच्च है। इसीलिए आरोग्य सेतु की काफी आलोचना उस फ्रंट पर हो रही है कि प्रिवेसी पॉलिसी वेल डिफाइंड नहीं है। सरकार का कहना है ऐसा कुछ नहीं, सब गलत है। उस वक्त राइट टू प्रिवेसी मामले में सरकार का क्या तर्क था सुप्रीम कोर्ट में कि भारत के नागरिकों का खुद के शरीर पर पूरा अधिकार नहीं है। दे डू नॉट हैव फुल अथॉरिटी एंड एजेंसी ओवर देयर एग्जिस्टेंस। ये सरकार का ऑफिशियल तर्क है, पढ़िएगा आप उस कोर्ट के जजमेंट को। कोर्ट ने फॉर्चुनेटली 9-0 से खारिज कर दिया उस तर्क को, और वो अपने किस्म का लैंडमार्क वर्डिक्ट है। पढ़िएगा राइट टू प्रिवेसी के बारे में, निष्ठा के अधिकार, जो अनुच्छेद 19 और 21 से फ्लो होता है। बात समझ में आई आपको? तो ये 21 और 23 को इन तीनों कानूनों ने थोड़ा सा बल दिया। अब 1983 में एक बहुत बड़ा केस आया। केस क्या आया दोस्तों? केस ये आया कि पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जब पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, ये इसका फुल फॉर्म होना चाहिए जहां तक मुझे याद है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, एशियाड में किस प्रकार से लेबर यूज हुआ इत्यादि, ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये काफी एक
माइलस्टोन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ माना जाता है, केस लॉ माना जाता है। उसमें इनका ये कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई कमजोर आदमी है और उसके पास किसी तरह की बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, ध्यान से समझ लेना इस केस को, सो यू आर अ वीक मैन, यू डोंट हैव एनी बार्गेनिंग पावर, उसको आपने नौकरी पे लगा दिया तो, और आपने उसको यथोचित सैलरी नहीं दी, तो ये बॉन्डेड लेबर ही माना जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि उस आदमी के पास बार्गेनिंग पावर थी कहां। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो एहसान किया इसके ऊपर, क्योंकि ये तो भूख से मर रहा था, मैंने इसको कुछ तो दिया। ये बॉन्डेड लेबर है, आप उसको काम मत दो, देना है तो मिनिमम वेजेस पे दो। और इसलिए मिनिमम वेजेस जो मैंडेटरी हुए हैं वो इस तरह के स्लेव लेबर को समाप्त करने के लिए हुए हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये जो एक आदर्श प्रारूप है वो ये है। हर चीज आदर्श लाइफ में नहीं होती, मैं समझता हूं उस बात को। आज भी अलग अलग कंपनियों में हो सकता है ये आदर्श रूप से नहीं चले, लेकिन फिर भी कम से कम ऐसा एक केस लॉ हमारे सामने है तो सही। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं किस प्रकार कानून धीरे 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 भारत में इवॉल्व होते चले गए। अब आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत में कोल सेक्टर बाकियों को पूरी तरह ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए। इंदिरा गांधी ने 1973 में इसको पूरी तरह से नेशनलाइज किया था। उसके पीछे एक लेबर का एंगल भी था। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने जब प्रिवी पर्स एबॉलिश किए थे तो भारत के पूरे 500 550 राजा रजवाड़ों की सारी ताकत खत्म कर दी थी। जब उन्होंने बैंकों को नेशनलाइज किया था तो उस पर जो पूरा सिंडिकेट का कब्जा था उसको समाप्त किया था। तो उन्होंने बेसिकली पैसे को, संपत्ति को जनता तक दे दिया था। ये उनकी सोच थी। अब वो इनएफिशिएंट हो गया सिस्टम या क्या हुआ, वो एक अलग ही तर्क है, पूरा अलग ही डिबेट है। जब इंदिरा गांधी जी 1973 में कोयले का राष्ट्रीयकरण करती हैं, उसके पीछे एक लेबर लॉ का एंगल ये था कि 1950 और 60 के दशक में कोयले की खदानों में एक्सीडेंट बहुत होते थे, एंड दैट मेड फॉर वेरी बैड प्रेस। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट टू टोटली टेक ओवर वाज द लेबर एक्सीडेंट्स। बात समझ में आई? उसके बाद तो टेक्नोलॉजी काफी सुधर गई, पहले से स्थितियां काफी सुधर गई। फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जब वो पूरी त्रासदी हुई तो सरकार को फिर एनवायरमेंट लॉस की भी सूझी। हालांकि भोपाल गैस ट्रेजेडी के भुक्तभोगियों के साथ न्याय तो आज तक नहीं हुआ, और वो एक सबसे बड़ा काला धब्बा है भारत के इतिहास पे कि वो कंपनी का कुछ प्रैक्टिकली बिगड़ा ही नहीं और वो कंपनी मस्ती में चलती रही। तो उसको भी बहुत सख्ती से हैंडल करना चाहिए था। अगर वाकई हम लेबर लॉस के प्रति सजग थे तो ये आरोप भी तो लग ही सकता है ना, और बिल्कुल सही आरोप होगा वो कि उसकी तो बहुत ही पूरी तरह से मिसहैंडलिंग हुई, जबकि वो तो लेबर लॉ को लगाने का सबसे सही तरीका था। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया। तो अब हम ये 4 लेबर लॉस पर आते हैं, लेबर कोड्स पर आते हैं। तो मोदी जी के सामने ये मांग कॉर्पोरेट्स की पहले से रही है कि आप लेबर लॉस को शिथिल करवाओ, मतलब रिफॉर्म करो। देखिए, ये जो रिफॉर्म शब्द होता है ना दोस्तों, इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हु इज एनालाइजिंग इट। तो रिफॉर्म्स फ्रॉम अ कैपिटल पर्सपेक्टिव इज रिलैक्सेशन, रिफॉर्म फ्रॉम अ लेबर पर्सपेक्टिव इज हायर सैलरीज, मोर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन, और सरकार की तरफ से रिफॉर्म होना चाहिए बैलेंस। तो जब हमने बात की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, मिनिमम वेजेस एक्ट की, फैक्ट्रीज एक्ट की, इन्होंने क्या किया था, कैपिटल की जो एक फंडामेंटली ताकतवर पोजीशन होती है, लेबर की जो फंडामेंटली वीक पोजीशन होती है, इन्हें एक लेवल पे लाने का काम किया था। यही काम सरकार का होता। सरकार का और काम होता क्या, लोग चुन के सरकार बनाते क्यों हैं, कानून का राज हो। कानून नहीं होगा तो जंगल राज हो जाएगा, फिर तो कैपिटल की कोई मतलब उसके खिलाफ आप जा ही नहीं सकते। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्रिटेन याद है ना, 16 घंटे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां खदानों से कोयला खोद के ला रहे हैं। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, वो पश्चिम जो आज हमको ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर करता है। तो मोदी 2.0 न्यू लेबर कोड पर आ गए दोस्तों, हम बहुत मजा आएगा आपको। तो मोदी जी के सामने ये सुधार करने का मौका 2019 के बाद बहुत तेजी से आया। उन्होंने मोदी 1.0 के समय कोशिश की थी, लेकिन वो उतना तेजी से इन सो कॉल्ड रिफॉर्म्स को, रिफॉर्म इज अ लोडेड वर्ड आई अंडरस्टैंड, ढंग से कर नहीं पाए थे। लेकिन जब सरकार 2019 में प्रचंड बहुमत से बनी तो उसके बाद 4 कोड्स को आगे बढ़ाने का काम बिजली की गति से होने लगा। एक तो पास भी हो गया, इस साल चारों के चारों पास होने थे, और इस साल इन चारों पे रूल्स बन के इंप्लीमेंटेशन होना था। हमेशा ध्यान रखिए, सरकार पहले कानून बनाती है, उसके कुछ महीनों बाद रूल्स पुस्तिका आती है, फिर वो इंप्लीमेंट होता है। कानून बनते ही अगले दिन से लागू नहीं होता। भारत में तो कानून बनने के कई सालों तक भी भैया सड़कों पे निकल जाओ तो लगता कानून का राज है कहाँ। एनीवे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए। सेशन बोरिंग तो नहीं हो रहा है?
टेक्निकल सेशन है, थोड़ा सा हेवी हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको ब्रेक दे देता हूँ। साथियों, हमारे अलग अलग रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स की साइट है, ये तो खैर सिविल्स तपस्या की साइट है, civils.pt एजुकेशन, अच्छे से यूज़ करें। रोजाना अगर शानदार डेली डाइजेस्ट चाहिए तो ये फॉर्म भर दीजिए, आपको डेली डाइजेस्ट मिलेगा। PTHQ का जो हमारा PT एजुकेशन HQ का यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको मेंबर बन के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट मिले। और करंट अफेयर की हमारी अद्भुत साइट तो है ही, इस पर सेशंस आते रहते हैं, इसको भी बराबर से आप पढ़ते चलें, आपको बहुत फायदा होगा। तो मोदी 2.0 पर आ रहे हैं, लेबर लॉस की बात कर लेते हैं। बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि 44 केंद्रीय कानूनों को 4 कोड में समाहित कर देना है। फंडा समझ में आया कि नहीं? 44 सेंट्रल लॉज हैव टू बी कंडेंस्ड इनटू 4 कोड। कोड यानी संहिता। कोड ऑफ हम्मुरबी हुआ करता था ना, क्या था कोड ऑफ हम्मुरबी बताइएगा। अब प्यारे दोस्तों, ये 4 कोड क्या क्या हैं? सबसे पहला कोड, द कोड ऑन वेजेस, इसको संसद ने पारित भी कर दिया। मतलब वेतन भत्तों के ऊपर जो एक संहिता बनी है, द कोड ऑन वेजेस एंड रेम्यूनरेशन, बेसिकली उसमें किस प्रकार से मिनिमम वेज होंगे, क्या होंगे, वो सब होगा। दूसरा है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में वही सारी बातें दोस्तों, अगर मतभेद होता है तो किस प्रकार से रिजॉल्व होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल काफी सेंसिटिव इश्यू होता है। तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, मतलब आप जहां काम करते हैं वहां सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपके काम करने की स्थिति। और चौथा सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। तो लेबर को किस प्रकार से आप सामाजिक सुरक्षा दे पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, भारत जैसे देश में सामाजिक सुरक्षा दे पाना काफी कठिन काम होता है। बड़ा देश है, करोड़ों लोग हैं। माइग्रेंट लेबर की जो हालत सड़कों पे हुई, सरकारों ने बहुत कोशिश की, लोकल बॉडीज ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन लाखों लाखों मारे फिर ही रहे हैं ना। सारे वीडियो दिख ही रहे हैं, बच्चे बच्चियां सड़कों पे मर रहे हैं, माताएं मर रही हैं, एक्सीडेंट में बच्चे बिलख रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि यह परिस्थिति कभी निर्मित नहीं हो। आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों, भारत में 1979 का माइग्रेंट वर्कर कानून है। इतना सख्त कानून है कि अगर बिहार से किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 200 लोगों को मुंबई में नौकरी दिलवाई, वो कॉन्ट्रैक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है उन 200 वर्कर्स के लिए। यह कानून का कोई पालन ही नहीं करता है। मतलब कोई जज अगर हमारी जुडिशरी का चाहे तो सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले सकता है, इस पूरी चीज का, व्यवस्था को हिला सकता है, क्योंकि कानून है। मैं कहता हूं ना, कानून कई बार लागू ही नहीं होते, उसका ये उदाहरण है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जिसके लिए मैंने उदाहरण दिया, तो ये जो माइग्रेंट वर्कर एक्ट है 1979 का, उसमें एक और कंडिका है, क्लॉज है। वो ये है कि इन्हें यहां से घर भेजने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी, सरकार की होगी। ऐसा मरते हुए सड़कों पे नहीं छोड़ा जा सकता है किसी को। अब ये सारे मजदूर जो आते हैं, ज्यादातर किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए ही आते हैं। आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, इनफैक्ट इनफॉर्मल में भी कई जगह प्योरली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ही रखे जाते हैं, फुल टाइम पेड एम्प्लॉयज रखे ही नहीं जाते हैं। ये भी एक परिवर्तन पिछले कई सालों में आया। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और फुल टाइम वर्कर में फर्क ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के पास अधिकार कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो कोड ऑन वेजेस में भी फिक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी ड्यूरेशन आ गया है, मतलब प्रैक्टिकली फुल टाइम पेड एम्प्लॉयमेंट समाप्ति कर दिया गया भारत से। ये कानून पास हो चुका है पहले कोड में, ठीक है। मतलब यू हैव अ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो आपको मैं 3 साल के लिए नौकरी पे रख रहा हूं। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको मैंने नौकरी पे रखा है। अब आप बोल सकते हो 3 साल, मतलब आपको पता है कि भैया 1000 दिन के बाद गुड बाय। समझ में आ रहा है? तो वो जो 1979 का कानून है, उसमें तो ये प्रावधान है कि कॉन्ट्रैक्टर घर ले जाके छोड़ के आएगा आपको। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो कानून ही छोड़ दिया, श्रमिकों का घर छोड़ने की बात तो छोड़ ही दो। तो ये वो 4 कोड हैं जिनका मूल लक्ष्य ये था। नियत बहुत अच्छी थी, वेजेस हुआ, इंडस्ट्रियल रिलेशन हुआ, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन हुआ, सोशल सिक्योरिटी हुआ, कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जाए। तो इंडस्ट्री बहुत खुश थी कि भैया 44 कानून खत्म, अब हमें 4 कानूनों पे ध्यान देना है। बात समझ में आई आपको? और प्रॉपरली संसद में इसके ऊपर चर्चा होके सब कुछ हुआ है। ऐसा तो है नहीं ना कि अभी राज्यों ने जैसे रातों रात ऑर्डिनेंस जारी, वो तो एक अनडेमोक्रेटिक तरीका ही मानेंगे। पार्लियामेंट में तो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ लेबर में गया, वहां के अध्यक्ष महोदय ने अभी हाल ही में सारे राज्यों को नोटिस जारी करके पूछा कि आपने डायल्यूशन किया, लॉजिक बताओ। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारा डायल्यूशन शायद जुडिशरी में या पार्लियामेंट लेवल पर भी टिक नहीं पाएगा। कॉन्करेंट इशू है ना, इसलिए पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी और लेबर सवाल पूछ सकती है। तो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में गया, एक एक पॉइंट एनालाइज हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ।
कानून ऐसे बनने चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी का और कानून का मतलब होता है। आपको बात समझ में आई? तो ये जो सारे कोड हैं, अब जैसे चौथा कोड आप सिक्योरिटी एंड वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की, उसमें क्या क्या आएगा? देखिए 15 कानून है इससे संबंधित आज भारत में अलग अलग, उनको क्लब करके एक सोशल सिक्योरिटी में डाल देंगे। तो उसमें प्रोविडेंट फंड कवर हो जाएगा, पेंशन कवर हो जाएगा, लीव इंकैशमेंट कवर हो जाएगा, मेडिकल बेनिफिट कवर हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात यह थी कि सरकार का यह कहना था कि इसमें हम सारे वर्कर्स को ले लेंगे, पार्ट टाइम, कैजुअल, फिक्स टर्म, डोमेस्टिक, होम बेस्ड। कितने प्रकार के वर्कर होते हैं समझ रहे हैं आप? पार्ट टाइम तो ये जो अंशकालिक वर्कर हो गए, कैजुअल यानी बिल्कुल ही अनौपचारिक वर्कर जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, फिक्स्ड टर्म किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इतने सालों का वो, डोमेस्टिक घर में काम करने आने वाले हमारे साथीगण, और होम बेस्ड। ये सभी के लिए सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान करने का इसमें कहा गया। तो कुछ चीजें बड़ी प्रोग्रेसिव भी रही और हर चीज का एनालिसिस हुआ। ट्रेड यूनियंस ने आपत्ति दी, इंडस्ट्री ने कहीं कहीं आपत्ति दी। आपको बात समझ में आई? तो इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में एक बड़ा परिवर्तन सरकार लाई। मैं आपको बताते जा रहा हूं किस प्रकार से लेबर लॉ रिफॉर्म सरकार कर रही है कि भाई नौकरी से निकालने के लिए सरकार से परमिशन पहले 100 वर्कर की कैप पर आपको लेनी पड़ती थी। मतलब आपकी कंपनी में जैसी 100 वर्कर हो गए, वो एक फ्लोर समझ लो, 100, 101, 102, 103, तो अब आपको किसी से नौकरी से निकालना है तो आपको लेबर डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए, हायर एंड फायर नहीं कर सकते। अब 200 है, इसको बढ़ा के 300 किया गया। क्यों? सरकार चाहती है कि स्मॉल और माइक्रो या माइक्रो और स्मॉल मीडियम की तरफ बढ़े। क्यों? ये चाइना मॉडल है। चाइना और भारत की फीचर्स ऑफ इकोनॉमी का एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि बल्क ऑफ आवर एंटरप्राइजेस आर लोकेटेड इन दी माइक्रो एंड स्मॉल सेगमेंट, very few middle segment and some very fantastic large segment. In China, the bulk of work happens in the middle segment. और जब तक भारत वो ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा तब तक हमारे जीडीपी को कई गुना बढ़ाने के सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। और कोविड के बाद ये चुनौती पहले से दोगुनी बढ़ गई है। आपको बात समझ में आई? मैंने उससे भी लिंक करके आपको बताने की कोशिश की है। तो मिनिमम वेजेस अब 5 साल में एक बार रिवाइज होंगे, ये इनका कहना है, और एक मिनिमम वेज को इसमें डिफाइन भी किया गया। तो बेसिकली सरकार का यह कहना था कि हम प्रॉपर पार्लियामेंट्री तरीके से 70 सालों में जो फैक्टर मार्केट रिफॉर्म नहीं हुए वो लेकर आ रहे हैं। बात समझ में आई? तो इस लॉजिक को तो फॉल्ट किया नहीं जा सकता है, और इसलिए इसके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा ऐसा विरोध भी नहीं हुआ और वेजेस वाला कोड पास हो गया था। बाकी के सब अलग अलग स्टेजेस पे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बाद कोविड आ गया। अब कोविड आने के बाद दोस्तों सच्चाई ये है, केवल विश्व की अर्थव्यवस्था ही नहीं बदलेगी, ये विश्व ही बदल जाएगा। आप ये मान के चलिएगा। और इसलिए मेरा सभी लोगों से एक ही निवेदन है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके पास एक सैलरी वाली नौकरी है, नौकरी मत छोड़ना। आप मुझे थैंक यू बोलोगे दिसंबर 2021 में, बस मैंने आपको हिंट देके छोड़ दिया है, बाकी समझदार को इशारा काफी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मोदी जी का जो न्यू लेबर कोड का पूरा कार्यक्रम है वो क्या है। और अब फिलहाल ये स्लो है क्योंकि अभी तो संसद ही मीट नहीं कर पा रही है, और वर्चुअल संसद लगेगी ही लगेगी, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोविड कहीं नहीं जा रहा है। हम जानते हैं पिछले 2 दिनों में क्या केसेस शूट हुए। नीति आयोग के डॉक्टर पॉल ने बोला था 16 मई को कोविड भारत में खत्म हो जाएगा। मतलब मैं इतना खुश हुआ 24 अप्रैल को जब उन्होंने वो चार्ट जारी किया कि कोविड 16 मई को खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगा ये तो बहुत लंबा चौड़ा कोई साइंटिफिक एनालिसिस है। फिर अब पता चला कि वो तो सिर्फ एनालिसिस ही था। आइए दोस्तों, मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम जो पैकेजेस होते हैं, न्यूनतम आपका वेतन भत्ता, उस बारे में बात कर ली जाए। भारत में जब न्यूनतम वेजेस की बात होती है दोस्तों, तो एक कमेटी भारत सरकार ने गठित की थी, एक्सपर्ट कमेटी, जनवरी 2019 में लेबर मिनिस्ट्री ने, श्रम मंत्रालय ने। और जनवरी 2019 में लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय के द्वारा गठित कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी ने किस प्रकार से भारत के हाउस होल्ड्स में, देखिए भारत में कुल 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। बात समझ में आ गई आपको? भारत में कुल कितने परिवार हैं? 25 करोड़। ये 25 करोड़ रूरल के, अर्बन के अलग, सेमी अर्बन के अलग, डेली कंजम्पशन का पैटर्न क्या होगा, उस हिसाब से प्रति व्यक्ति का न्यूनतम कंजम्पशन अपनी हेल्थ के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके खाने पीने के लिए, घर में लाइट जलाने के लिए, बहुत सारी चीजें, मिनिमम पर डे क्या होना चाहिए इनटू द नंबर ऑफ मेंबर इन दी हाउस होल्ड,
इंटू 26 वो आपके महीने की सैलरी बन जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम होता है, स्टैटिस्टिकल कार्यक्रम होता है, वो हमारे स्कोप के बाहर है। अभी कभी और मौका मिला तो पढ़ाएंगे। स्टैटिस्टिक्स मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, कभी समय मिलेगा तो स्टैटिस्टिक्स पे भी बात करेंगे। तो ये जो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट बनी जनवरी 2019 में, उसने ये बोला कि पूरे भारत में प्रतिदिन मिनिमम 375 रुपया नेशनल मिनिमम वेज होना चाहिए, राष्ट्रीय न्यूनतम तनख्वाह। कितनी होनी चाहिए बेटा? 375 रुपए। अब इस पे बवाल मच गया, काफी घबराहट फैल गई सब तरफ इंडस्ट्री में कि इतना ज्यादा हम कैसे दे सकते हैं, और पूरे देश में आप सिर्फ एक ही फिगर कैसे बता सकते हैं? ये तो दिल्ली के लिए रेलेवेंट है, झारखंड के किसी गांव में थोड़ी रेलेवेंट होगा। ऐसे बहुत सारे तर्क कुतर्क सब आए, अच्छे लॉजिक भी आए, खराब लॉजिक भी आए। नेचुरली इंडस्ट्री विल ऑलवेज अपोज व्हेनेवर द न्यूनतम वेज को हम बढ़ाएंगे, वो तो हम समझ सकते हैं। फाइनली लेबर मिनिस्ट्री ने इस वैल्यू को घटा दिया, समझ में आ गया? तो इसको फ्लोर वेज कहते हैं। फ्लोर वेज का क्या मतलब होता है? इसके नीचे नहीं जा सकते आप, समझ रहे हो, किसी भी राज्य में। तो ये जो 375 रुपए का एक्सपर्ट कमेटी का रिकमेंडेशन था, लेबर मिनिस्ट्री ने इसको घटाकर 178 रुपए कर दिया प्रतिदिन। समझ गए बेटा? तो 178 रुपीज पर डे इज द नेशनल मिनिमम वेज फॉर इंडिया टुडे। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। इसमें सारे फूड एक्सपेंडिचर, असेंशियल नॉन फूड, नॉन असेंशियल नॉन फूड एक्सपेंडिचर, और ये सब सीपीआई के साथ इंडेक्स करके प्रॉपरली 2018 की प्राइसेस के साथ ढूंढ के 375 निकाला था। लेबर मिनिस्ट्री ने उसको 178 रुपए प्रतिदिन कर दिया, जो कि वाकई में काफी कम है। ये तो हम समझ ही सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसके लिए हजारों हजारों तरीके के जॉब्स और कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एक साथ स्टडी करके ये काम किया जाता है। जैसे मैंने कहा, काफी टेक्निकल है, समझ में आया? अब ये स्टेट्स पर बाइंडिंग होगा, लेकिन स्टेट्स इससे ज्यादा ही रखते हैं। नॉर्मली स्टेट्स इस फ्लोर के आगे जाते हैं, और हर स्टेट का अलग अलग होता है। और मनरेगा में जो मिनिमम वेजेस दिए हुए हैं वो दरअसल इससे भी कम हो जाते हैं, स्टेट से भी। तो कई स्टेट्स के लॉ से मनरेगा भिन्न हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि लास्ट माइल तक की रीच मनरेगा जैसी किसी कार्यक्रम की नहीं है भारत में, जहां राइट टू वर्क का प्रॉपर मतलब डोल नहीं देना है और राइट टू वर्क के थ्रू देना है, मनरेगा का कोई विकल्प ही नहीं बन पाया आज तक। और वो इसीलिए 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा आवंटन किया गया है। तो वो एक अच्छा डिसीजन है। तो वो गरीब औरत, एकदम रिमोट इलाके की कोई विधवा है जो साल में 100 दिन काम करके कुछ कमाना चाहती है, अगर हम उसकी मदद कर पाए तो वेलफेयर स्टेट का उससे अच्छा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, स्थानीय पंचायत को जो काम करवाने वो प्रोडक्टिव करवाने होंगे, वो मनरेगा की प्रोडक्टिविटी का डिबेट दोस्तों अलग है, उसमें मैं अभी नहीं जा सकता। तो ये रिवीजन होगा हर 5-5 साल में, और ये है पूरा का पूरा फंडा। समझ में आ गया आपको? कोई शक इसमें? अब आते हैं दोस्तों 2020 रिफॉर्म्स बाय द स्टेट्स। मैंने रिफॉर्म को कोट अनकोट में रखा है, उसके पीछे एक कारण है, ये रातों रात हुए। तो रिफॉर्म दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो रातों रात हो जाए धड़ 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 धड़, और एक जिस प्रकार भारत सरकार संसद में चर्चा से, विचार विमर्श से, स्टैंडिंग कमेटी को देकर महीनों तक पब्लिक में डिबेट करवा के करे, तो डेमोक्रेसी में वो ज्यादा ठीक होता है। लेकिन फिर इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई आज हम कोई नॉर्मल टाइम्स में तो जी नहीं रहे, आज हम तो वर्ल्ड वॉर 3 के बीच में है, जो कि एक्चुअली बात सही है, हम समझते हैं उस बात को। तो ऐसे में राज्य अगर बैठे ही रहेंगे तो बैठे ही रह जाओगे, फिर आप बाद में बोलोगे कि राज्य कुछ करते नहीं है। तो कर रहे हैं तो करने दो ना, बिल्कुल सही बात है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि 2020 रिफॉर्म्स बाय स्टेट्स में क्या क्या किया गया। बहुत सारे राज्यों ने बहुत ही तीव्र गति से अचानक मार्च और अप्रैल में कुछ नई उद्घोषणाएं करना शुरू की, जिसने काफी सारे एक्सपर्ट्स को काफी सरप्राइज भी किया। तो हुआ क्या इसके अंदर? कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से बाकी के राज्यों में बहुत तेजी से फैली। तो उत्तर प्रदेश ने यह कहा कि भैया 3 सालों के लिए यूपी में सरकार ने यह घोषणा की कि अगले 3 सालों के लिए हम जितने भी लेबर लॉज लागू होते हैं वर्कर प्रोटेक्शन के लिए, हम उनको सस्पेंड कर रहे हैं। बात समझ में आए? 2-3 कानूनों को छोड़कर हम बाकी के सारे 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 कानूनों को सस्पेंड कर रहे हैं। ऐसा भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ी संवैधानिक घटना है। आपने सारे सारे कानूनों को सस्पेंड कर दिया है अगले 3 सालों के लिए, मतलब 1000 दिनों के लिए, क्योंकि चीन से हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लाने हैं। 1100 कंपनियां तैयार खड़ी हैं निवेश लेकर, और लेबर लॉ की वजह से नहीं आ रही हैं। जो मूल तर्क है वो ये है, कितना सही कितना गलत समय के साथ साफ हो जाएगा।
तो इससे तो किसी को भी डाउट नहीं है कि भारत के लेबर लॉज जटिल तो हैं, बिल्कुल जटिल हैं, लेकिन आप सिर्फ 3 कानूनों को छोड़ के क्या बाकी के सारे कानूनों को निलंबित कर सकते हैं इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज गिवन टू इंडियंस? 100 बातों की एक बात सिर्फ यही है। इसका निर्णय तो बिग डैडी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अंततः यह मामला जाना ही है वहां, तो वहां जब भी ये जाएगा और वहां से जब भी निर्णय आएगा 6 महीने, 12 महीने, 6 साल, 60 साल में जब भी आएगा, तो हमें पता चल ही जाएगा कि क्या इन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का कोई महत्व भी है या इन्हें इस तरह से टेम्पररीली ही सही सस्पेंड किया जा सकता है। आपको बात समझ में आई? सरकारों का यह कहना है कि फिर आप हमें बाद में मत कहना कि हमने कोशिश नहीं की। समझ में आ रहा है आपको? मतलब उसमें आपने एकदम बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज तक को सस्पेंड करने की बात कर दी है। तो सबसे पहली गाज गिरेगी औरतों पे, वो सारी वर्कफोर्स से हो जाएंगी बाहर। अगर बेसिक सेफ्टी और हेल्थ ही बाहर हो गया और काम के घंटे 8 से बढ़ के 12 हुए, जो उन्होंने फिर पीछे ले लिया प्रोविजन, तो सबसे पहले महिलाएं बाहर हो जाती, घर वाले आने ही नहीं देते। मैं वो आपको बहुत डिटेल में पहले समझा चुका हूं। उसको टेक्निकली कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर। श्रम बल भागीदारी दर ये होती है दोस्तों कि जितने भी वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हैं 16 से 64 के बीच में, उनमें से कितना प्रतिशत एक्चुअली काम कर रहा है। और बहुत घातक खबर यह है कि पिछले 20 साल में भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर ऐसे नीचे आई है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, झटका लगा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, महिलाएं तो ज्यादा से ज्यादा। एक्चुअल नंबर्स हैव प्रेसिपिटसली ड्रॉप्ड स्पेशली इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चर लेबर में महिलाएं बाहर हो गई हैं और इस वजह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को ऐसी चोट पड़ी है जो भारत के सामाजिक विकास के लिए बहुत खतरनाक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइड ऑफ इट, क्योंकि इंसान है तो सोशल साइड होगा। आपको बात समझ में आई? तो राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात से पूरी की पूरी कहानी एक्चुअली शुरू हुई। दरअसल ये कहानी तो 2015 में कब शुरू हुई थी? लेबर लॉ रिफॉर्म की मांग तो बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी और फॉर्मल सेक्टर ट्रेड यूनियंस के विरोध के चलते लेबर लॉ रिफॉर्म अक्सर नहीं हो पाते थे। रिफॉर्म कोट अनकोट, लोडेड टर्म है मैं जानता हूं, इसलिए कोट अनकोट। तो वसुंधरा राजे की सरकार बीजेपी में जब थी तो 2014-15 में वो सबसे पहला सो कॉल्ड लेबर लॉ का रिफॉर्म लाई थी, जो पार्लियामेंट भी नहीं ला पा रहा था। तो इन्होंने रिट्रेंचमेंट एंड हायरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और रजिस्टरिंग ऑफ न्यू ट्रेड यूनियन को कठिन बनाकर, मतलब हायर एंड फायर की पॉलिसी को काफी हद तक लिबरलाइज करके, वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार सबसे पहले राजस्थान में बड़ा लेबर लॉ रिफॉर्म लाई थी, जिसकी इंडस्ट्री ने बहुत बहुत तारीफ की। लेकिन दोस्तों उसका नेट नतीजा बहुत घातक हुआ, क्योंकि उसके अगले साल डिमोनेटाइजेशन आ गया, जिसकी वजह से नई नौकरियों का निर्माण औंधे मुंह नीचे आ गया और उसमें लेबर की हालत बहुत खराब हो गई। तो प्योर टाइमिंग की मिस्टेक हो गई, बट अदरवाइज वो रिफॉर्म सही था। ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्चर्स मैं आपको कोट कर रहा हूं दोस्तों, आप खुद इंडिपेंडेंटली चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजस्थान में जो रियल वेज ग्रोथ थी वो बहुत तेजी से गिर गई और राज्य के जीडीपी पर भी उसका असर नेगेटिव आया। तो अनफॉर्चुनेटली ये पहला सो कॉल्ड रिफॉर्म मुंह के बल गिर गया। उसके बाद अगर हम आज के मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की अभी अभी बनी नई सरकार ने, मार्च में बनी थी सरकार, 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, उसके ठीक पहले सरकार का गठन हुआ था। सरकार ने सभी को अचंभित कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि अगले 1000 दिन के लिए प्रैक्टिकली नो लेबर लॉज, आ जाओ इन्वेस्ट करो और जल्दी से पैसा लगाइए नई इंडस्ट्रीज के लिए। लेबर लॉज से पूरी पूरी छुट्टी, मतलब यहां तक कि लेबर इंस्पेक्शन को थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए निपटा दिया जाएगा, क्योंकि आपको डर लगता है इंस्पेक्टर राज में करप्शन है, इंस्पेक्टर राज में खराबियां हैं, सब बंद, आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लीजिए। सभी समझते हैं कि उसका अर्थ क्या हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को बंद कर दिया गया। नए यूनिट्स के लिए कहा गया कि फायरिंग आपके लिए काफी आसान होगी, लोगों को नौकरी पर रखना हटाना सभी आप ही के पास रहेगा। और ये एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सरकार के द्वारा साइन किया हुआ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये सारी चीजें लागू कर दी गई। तो जो लोग अचंभित हैं, जो खुश है उनकी बात अलग है, जो अचंभित है उनका सिर्फ एक ही कहना है कि फिर इन गारंटीज का मायना क्या है, फिर ये सारे कानूनों का मायना क्या है। तो उस पर जो तर्क दिया जाता है वो ये कि पैंडेमिक में तुम कैसी बातें कर रहे हो, और हमने तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जरिए ये सब किया, तो फिर कहां दिक्कत है। लेकिन उसमें एक ही पेच है, उस कानून में केवल एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर से निर्मित परिस्थिति में लेबर लॉ सस्पेंशन की इजाजत है।
किसी पेंडेमिक में लेबर लॉ सस्पेंशन की इजाजत नहीं है। तो किसी जज के सामने जब ये बात जाएगी तो ये तो बिल्कुल क्लियर लीगल लूपहोल मेरे को दिख रहा है, तो वकीलों को और जज साहब को तो शायद दिखेगा ही दिखेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लेबर लॉ रिफॉर्म ना करें चीज़ों को, बिल्कुल भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, समझदार व्यक्ति हैं। कहने का मतलब यह है कि विधि सम्मत तरीके से चीज़ों को किया जाए तो वो जुडिशियल स्क्रूटिनी को स्टैंड करेगी, बहुत सीधी सी बात है। और यूपी एमपी के तुरंत बाद फिर गुजरात ने भी काफ़ी सारे लेबर लॉ एग्जेम्पशन दिए। गुजरात एक कदम आगे गया, गुजरात ने कहा कि हम 1200 दिनों तक लेबर लॉ का एग्जेम्पशन आपको देंगे। बेसिक एम क्या है कि भैया आप पैसा लगाइए, और उसके बाद आसाम सरकार आ गई है, उसने कहा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर देंगे। समझ में आया? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये टर्म आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। नॉर्मली आप किसी को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पे रखते हैं तो उसमें लाइफ लॉन्ग माना जाता है। फिक्स टर्म का मतलब है पहले ही दिन बोल दिया कि भाई मैंने तेरे को 2.5 साल के लिए रखा है, उसके बाद उसी दिन तेरा सब काम खत्म, तू निकल, और सारा पैसा तेरा हम उसी दिन सेटल कर देंगे, तेरा उसके बाद कोई अधिकार नहीं। समझ में आया आपको? फिक्स टर्म का मतलब ये होता है। बेसिकली फिक्स टर्म का मतलब है कि सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बन चुके हैं। समझ में आया आपको? और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हमेशा परमानेंट वर्कर से कई पायदान नीचे माने जाते हैं अधिकारों के क्रमानुक्रम में। सिंपल सा फंडा होता है। तो ये समझ में आया आपको किस प्रकार से सरकारों ने करने की कोशिश की। अब जब सरकारों ने ये कहा कि भाई हम यूपी सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया उसमें तो बहुत ही मजेदार जो फैक्ट रहा, स्पष्ट उसमें यह कर दिया कि मिनिमम वेजेस एक्ट से भी आपको पूरी पूरी छुट्टी मिल जाएगी। ये मतलब बहुत ही ओवर आर्चिंग बात है। आप न्यूनतम वेजेस एक्ट से किसी को पूरी तरह मुक्त कर रहे हो, तो ये तो बॉन्डेड लेबर और स्लेव लेबर को अधिनियमित करने का कार्यक्रम है, ऐसा आलोचकों ने कहा। सरकार ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास तो नौकरी नहीं रहेगी, भूख से मर जाएगा, उससे कम से कम नौकरी तो मिलेगी। आप दोनों तर्क समझ रहे हैं ना, मैं दोनों पक्षों को बराबर आपको सामने रख रहा हूं, एंड अल्टीमेटली देन यू हैव टू मेक अप ए माइंड कि उसमें से ज्यादा सही आपको क्या लगता है। तो हायरिंग फायरिंग को इजी कर दिया, आपको बात समझ में आई। इस प्रकार सरकारों ने 8 से 12 घंटे करेंगे, लेकिन उसमें पैरेलल सैलरी राइज की बात नहीं हुई। फिर यूपी थोड़ा सा उसमें से पीछे भी हटा। तो ये सब हम बात करते हैं राज्यों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत रातों रात किए गए परिवर्तन। आ गया फंडा समझ में? अब कोविड का इंपैक्ट इकोनॉमी पर क्या है, आगे चलते हैं दोस्तों। 10 मिनट में सेशन को कंप्लीट करेंगे। कैसा लग रहा है सेशन आपको? तो हमारी टीम ये सेशन बनाती है, इसमें बहुत 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 दिनों की मेहनत जाती है, बहुत रिसर्च लगती है। कोशिश करते हैं आप तक तथ्य लाएं। कभी हमसे गलती हो जाए आप पॉइंट आउट कर दीजिए, उसके लिए हम सॉरी हैं। हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी इंसान है, कोई फैक्ट हमसे गलत निकल सकता है, स्वीकार्य है, कोई टेंशन नहीं है, आप बता दीजिए, एंड एब्सोल्युटली नो इश्यूज। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे साथ यूट्यूब पर ऑफिशियल मेंबरशिप लीजिए। तपस्या में आप ऑफिशियली एनरोल करें। ये जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं रिमाइंड करते रहता हूँ तो कृपया करते चलिएगा, मोटिवेशन हमारा भी बना रहेगा, थोड़ा हमारा भी मोटिवेशनल रिफॉर्म हो जाएगा। आज तो रिफॉर्म की बात हो रही, तो रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म। तो कोविड का क्या इंपैक्ट इकोनॉमी पर, उसके बाद हम देखेंगे प्यारे दोस्तों प्रोटेस्ट एंड क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिकली लेबर लॉ के संदर्भ में देखना है हमको। प्रॉब्लम कोविड की वजह से जो आने वाला है दोस्तों, सबसे भयंकर बड़ा वो ये है कि हमारे लॉकडाउन्स की वजह से जो जान बचाने के लिए जरूरी थे, इकोनॉमिक डिसरप्शन बहुत भयंकर हो गया है। ये तो अब सभी लोग मानते हैं। 50 दिन का लॉकडाउन पूरा हो जाएगा 31 मई तक। हालांकि राज्यों में कई जगह छूटें दी गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आपको इसके पीछे का आर्थिक तर्क समझा देता हूं। तो कोविड आया, हम तैयार नहीं थे, दुनिया में कोई भी तैयार नहीं था। अमेरिका में 85,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, कोई सपने में कभी सोच सकता था, हो गया। भारत भी तैयार नहीं था। इकोनॉमिक डिसरप्शन का अर्थ क्या होता है? टोटल जीडीपी साल का 203 लाख करोड़ था पिछले साल। इस साल हम मान के चल रहे थे 5-6% रियल ग्रोथ होगी। अब यह बोला जा रहा है कि 5%, 10%, 20%, 30% तक इकोनॉमी सिकुड़ जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मिनिमम 5 से 10% तो सिकुड़ना तय है। तो नौकरियों का तो विध्वंस ही होना है। 203 लाख करोड़ है 365 दिन का, 50 दिन का लॉकडाउन हो गया। आपको बात समझ में आई? तो प्रैक्टिकली आप उस हिसाब से कम करके देख लीजिए, तो मिनिमम 2, 4, 5% का श्रिंक तो क्लियर कट दिख रहा है। अगर आपको दिनों से नहीं कैलकुलेट करना है तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो सबसे हाई एस्टीमेट ऑफ डैमेज है वो वैसिली लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल से प्रतिदिन 1 लाख करोड़ का डैमेज बता रहे हैं कि प्रतिदिन का मोटे तौर पर 1 लाख करोड़ तक का आर्थिक
जीडीपी हमारा समाप्त हो गया है। आपको बात समझ में आई? न्यूनतम बता रहे हैं 25 से 30 हजार करोड़, जीडीपी था 203 लाख करोड़। तो आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर लीजिए, मोटा मोटा एक दिन का 40 50 60 हजार करोड़ का भी जीडीपी बंद ही हो गया ना, बन ही नहीं रहा है। तो 50 दिनों में कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, उतने से श्रिंक कर लीजिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब लॉकडाउन खुलेंगे तो अगले दिन पूरा भारत धम 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 दौड़ने तो नहीं लगेगा ना, 3 महीने लगेंगे। उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 40% गतिविधियां कमी रहेंगी। बहुत से सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गए हैं, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, हमारी एविएशन इंडस्ट्री, स्कूल्स, कॉलेजेस, इनमें एक्टिविटी 100% तो पहुंच ही नहीं पाएगी इस साल। तो जीडीपी बचे हुए समय में भी 20-30% तो सामान्य से कम ही निकलेगा। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी की बात कर रहा हूं, इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, बहुमूल्य है। अभी हम मॉनेटरी की बात कर रहे हैं। तो कोविड का इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी पर यह होने वाला है दैट जॉब्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड वेरी वेरी डीपली। इसीलिए डायरेक्ट फिस्कल स्टिमुलस की बात हो रही थी। सरकार ने बहुत शानदार एक आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है, जिसमें सरकार ने 5 फ्रंट्स पर स्टिमुलस देने की बात की है। और वो बेसिकली सप्लाई साइड स्टिमुलस दिया है कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स आप लोग मांग रहे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म, हमने भी आज आपको बताया था फैक्टर मार्केट के। सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान पूरी तरह फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स पर आधारित है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अभी डिमांड ये थी कि आप डिमांड साइड को तो स्टिमुलेट कर दो, यानी लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, भले ही फिस्कल डेफिसिट कहीं भी जाए। लेकिन आप मोदी जी की स्टाइल जानते हैं, वो फिस्कली बहुत कंजर्वेटिव हैं और फिस्कल डेफिसिट पे हॉक आए रखते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आज मांग ये थी कि डिमांड साइड में अगर पैसा मिल जाता तो इमीडिएटली किक स्टार्ट करने में आसानी होती। तो अब स्थिति यह है कि सरकार इंडस्ट्री को यह बोलेगी, मतलब राज्य सरकारें, केंद्र सरकार ने अभी कोई स्टैंड लिया नहीं है इसके ऊपर, केवल पार्लियामेंट्री कमेटी ने, और वो तो बीजू जनता दल के जो मेंबर हैं वो अध्यक्ष हैं, तो हम उसको केंद्र सरकार की अप्रोच के साथ सिनोनिमस नहीं देख पाएंगे फिलहाल के लिए। तो इंडस्ट्री को सरकारों का कहना है कि भैया निवेश करो, अब कर दिया ना तुम्हारे लिए तुमको जो चाहिए था, तो अब निवेश करो। इसमें मेरा कहना यह है कि ये लोग निवेश नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा मत बोलो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। 1,40,000 करोड़ का आपने टैक्स बेनिफिट पिछले साल इनको दिया, क्या होता 1,40,000 करोड़? क्या उससे भारत में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी निजी निवेश की गति बढ़ी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, स्टैग्नेंट पड़ी हुई है। ये हमारे जीडीपी का 27% है एक्सपेंडिचर मॉडल में, बाकी का 60% से ज्यादा आपको पता ही है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो भारत के उद्योगपति भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं, वो भारत के बाहर कर लेंगे और फिलहाल वो कहीं भी नहीं करेंगे, शायद वो पैसा कंजर्व कर रहे हैं, कैश को कंजर्व कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि श्रम कानूनों को तो ढीला कर दिया और निवेश भी नहीं आया, उस केस में फिर आपको बैक ट्रैक करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात इतनी सीधी नहीं है। आई होप आपको ये एंगल समझ में आया, भगवान करे मैं इस पे गलत रहूं। तो प्रोटेस्ट एंड क्वेश्चंस, प्यारे दोस्तों, नेचुरली भारत में जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस हैं, उनकी तरफ से लगातार अब इस चीज का विरोध होना शुरू हो गया है। उनका कहना यह है, उन्होंने अलग अलग, जैसे भारतीय मजदूर संघ हुआ, अलग अलग कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन कॉन्सेंट हुआ, ये सब एक हो गए हैं। और 20 मई को उन्होंने कहा कि हम तो सड़कों पे निकलेंगे। डी लॉकडाउन हो गया कई जगह, वहां तो निकल ही सकते हो, बाकी मेरे शहर में मत निकलना, पुलिस बहुत बुरी तरह से कूटती है, तो मत निकलना दादा, 20 दिन रुक जाओ यार, और उसके बाद निकलना, नहीं तो कुट गए तो और सोशल सिक्योरिटी कम हो जाएगी। क्या बड़ी खतरनाक स्थिति है भैया, माइग्रेंट लेबर को कूट रही है पुलिस, देखो यार वो मर रहा है बेचारा, कूटो मत यार, हल्के से उसको धक्का देके किनारे कर दो। वो औरतों को कूट रहे हैं लाठियों से यार, जो बेचारी सड़कों पे खड़ी हैं, गलत बात है, अमानवीय सर, मत करो ऐसा, दिल टूट रहा है लोगों का, मतलब वो ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कई लोगों को वो भी ठीक लग रहा है, तो महान है सर आप, प्रणाम आपको। तो बहुत प्रोटेस्ट उठ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को एक पेंडेमिक में सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं? बात समझ में आई आपको? क्योंकि अभी तो 2005 के आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको किया है, लेकिन क्या वाकई उसे इस प्रकार से सस्पेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अभी तक का सब कुछ क्लियर? तो अब सेशन को समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन में समय ज्यादा लगा, मुझे पता था समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि तकनीकी बातें बहुत है। वैसे तो इसके ऊपर पूरा 24 घंटे हम पढ़ा सकते हैं, वो हम पढ़ाएंगे हमारे पीटीज आईएएस एकेडमी के प्रॉपर कोर्सेस में। आप उस पर एनरोल करें, आपको बहुत फायदा होगा, उसकी मैं लिंक्स वगैरह आपको भी दिखाऊंगा। तो बैड न्यूज फॉर विमेन वर्कर्स, ये मैंने आपको बता दिया।
तो विमेन वर्कर्स के केस में हम यहां पर इतना कहेंगे कि क्योंकि श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ इंडियन विमेन ओवर द पास्ट 20 years हैज बीन ड्रॉपिंग प्रेसिपिटसली, COVID and relaxation of labor laws will accelerate this trend so damagingly कि by the time we come out of it, many women will be permanently out of the labor force. उसके सोशल एम्पावरमेंट पैरामीटर के मायने बहुत घातक हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। आज का आखिरी बिंदु, ओकुन्स लॉ। अरे भैया ये कौन आ गया? न्यू नॉर्मल एंड केयरिंग फॉर द वल्नरेबल। ये ओकुन्स लॉ एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आइए समझते हैं कौन थे ये ओकुन भाई, और ये ऐसा कौन सा ज्ञान देके, कौन सा नियम देके, कौन सा बेसिकली एक थंब रूल था, रूल ऑफ थंब दिया है इन्होंने। बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जब जब देश का जीडीपी 2% बढ़ता है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को स्टडी करके बोला, ये कोई रूल नहीं है मैथमेटिकल, ये मोटा मोटा रूल ऑफ थंब है बेटा, ध्यान रखना। जब जब किसी देश का जीडीपी यानी आउटपुट 2% से बढ़ता है, तो उस देश की जो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, चक्रीय बेरोजगारी, वो 1% से गिर जाती है। समझ में आया आपको? एवरी टाइम दी 2% इंक्रीज इन आउटपुट विल हैपन, तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विल गो डाउन बाय 1%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विल गो अप बाय 0.5%। इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 0.5% से बढ़ेगा जब जब 2% से जीडीपी बढ़ेगा। यह बात समझ में आई आपको? तो बेसिकली इनका यह कहना है कि अगर उल्टा भी ऐसा ही हो सकता है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अगर 1% से बढ़ गई, तो यह मान लीजिए कि जीडीपी 2% से कम हो गया, तो भारत में इस साल जीडीपी कितना गिरने वाला, उसका तरीका दूसरा यह है कि सीएमआई वालों ने जो आंकड़े दिए हैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के, उसको 2 गुना करके देख लो, उतना जीडीपी हमारा कम हो जाएगा इस साल। और वो नंबर तो काफी ज्यादा दिया है। आज एक एजेंसी ने बोला कि भारत का दूसरी तिमाही का जीडीपी 40-50% श्रिंक होगा। इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो लॉकडाउन था ना। बी रीजनेबल। पूरा भारत बंद है तो जीडीपी बढ़ेगा क्या? घटेगा ना, आधा घट जाएगा। तो इस क्वार्टर में घट रहा है ना, घटने दो ना, एक क्वार्टर की बात है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। हम इस क्वार्टर की बात करें, अप्रैल मई जून की, कैलेंडर क्वार्टर दूसरा होगा, फाइनेंशियल ईयर का भारत का क्वार्टर पर। लेकिन अब जब खुलेगा तब हमें बढ़ाने की तरफ ध्यान देना है, उसमें कोई किसी से कुछ छुपा तो सकता नहीं है। तो ये ओकुन्स लॉ का फंडा समझ में आ गया आपको? तो इसलिए भारत में अब आपको बहुत तेजी से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करवा के आउटपुट बढ़वाना पड़ेगा। लेकिन यहां एक चेतावनी है। चेतावनी यह है कि आपने आउटपुट बढ़वा दिया, लेकिन अगर आप डिमांड साइड नहीं इंप्रूव कर पाए, मतलब रियल वेज ग्रोथ, एग्री एंड नॉन एग्री बोथ, तो आउटपुट बढ़ने के बावजूद भी डिमांड नहीं बढ़ने के कारण पीएफसी नहीं बढ़ेगा, तो एक बहुत विचित्र कहानी पैदा हो जाएगी भारत में। और वो कहानी होगी कि आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा ही नहीं, विच इज बेसिकली इनइक्वालिटी ऑफ सोसाइटी एंड जिनी कोएफिशिएंट, जो अभी हो रहा है। उससे तो किसी को इनकार मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। तो दोस्तों, ये ओकुन्स लॉ था। न्यू नॉर्मल और केयरिंग फॉर द वल्नरेबल, काफी फैशनेबल हो गया ये टर्म, न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल। तो क्या है भैया ये न्यू नॉर्मल? एक नवीन सामान्य। न्यू नॉर्मल का मतलब यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्मल हो गई है। स्कूल कॉलेज शुरू होंगे तो एक क्लास में 15 ही बच्चे बैठे दिखेंगे, तो अब कोई मस्ती भी नहीं कर पाएगा। पहले तो वो ठूस ठूस के बैठते थे तो मस्ती खूब करते थे बेचारे बच्चे। पर स्कूल कॉलेज बंद होना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, उसके बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो मैं तो चाहता हूं ये ओपन हो जाए, लेकिन अब हमारे यहाँ हेल्थ क्राइसिस इतनी भयंकर है और लोग इतना ज्यादा चीजों को लाइटली लेते हैं कि पूछिए मत। मतलब इस लॉकडाउन की कहानियां तो एक से बढ़कर एक हैं, लोगों ने लाइटली लिया और कैसे कैसे फैल गया। तो न्यू नॉर्मल का मतलब यह है कि ये विश्व बदल गया है। आप और हम इस सच्चाई को समझें और इस बदले विश्व के हिसाब से खुद को ढालें। लेकिन केयरिंग फॉर द वल्नरेबल, हमने माइग्रेंट वर्कर को उनके हाल पे छोड़ दिया, मतलब कोशिशें की, लेकिन नेट तो उनको उनके हाल पे छोड़ा हुआ है ना। ऐसी कहानियां तो आनी नहीं चाहिए कि हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग तबाह हो चुकी है। वो असर अगले 6 महीने में आएगा। तो जब मैं बोलता हूं भाई दिसंबर 2021 तक खुद को प्रोटेक्ट करो, आई होप समझदार को इशारा काफी। और अगर हम वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ होते हैं, तो फिर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अबाइडिंग वेलफेयर स्टेट कहीं ना कहीं उंगली हम पर भी उठती है।
तो लेबर लॉ रिफॉर्म एक दुधारी तलवार है। कैपिटल और लेबर का यह संघर्ष हमेशा से चलता रहा है, हमेशा चलता रहेगा। सरकार का काम होता है उस बार्गेनिंग फील्ड को लेवल करना। अब क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव इशू है तो हर व्यक्ति की अपनी सोच होगी, वो सोच हर व्यक्ति को मुबारक, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं। मजा आया कि नहीं? तो ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। आनंद आ गया सर, परमानंद। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड करेंगे, उसमें ये सारी लिंक होंगी, क्लिक करते ही ये वीडियो खुल जाएगा। अब आपसे मेरा एक निवेदन, आज कृपया यूट्यूब पर हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हर महीने यूट्यूब पे प्रीमियम रिसोर्सेज अलग से मिलेंगे। आपका समर्थन मिलेगा, थोड़ी हमारी हिम्मत भी खुलेगी। पीटी एजुकेशन HQ हमारा चैनल है प्यारे साथियों। आज के आज ज्वाइन बटन पे जाएं, और अगर आपको ज्वाइन बटन मोबाइल में नहीं दिख रहा है तो मैंने जो लिंक दी हुई है ना bit.ly/joinpt YouTube, ये आप टाइप करके खोल देना और आप जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सैकड़ों बच्चे जुड़ चुके हैं, जुड़िए, हर महीने जुड़ते रहेंगे आप, और आपको इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम देंगे कि टुगेदर वील क्रिएट अ फैंटास्टिक लर्निंग कम्युनिटी देयर। थैंक यू सो मच। टेस्टिमोनियल का इंतजार है, ये टेस्टिमोनियल की लिंक है। हमारी टीम को मजा आता है भैया, और IAS एकेडमी के कोर्सेज तो है ही। गौरव कुमार दीक्षित राजस्थान से, साक्षी प्रिया दिल्ली से, ज्ञानेंद्र जयपुर से जुड़े हुए हैं। आप सब तपस्या के स्टूडेंट्स हैं पहले दिन से और सब कुछ बराबर पढ़ रहे हैं। अपने साथियों को भी एनरोल कराएं, जीवन में सफल हों। ये था श्रम कानून सुधार। लेकिन PDF में 2 पटाखे अभी बचे हैं। सरकारी योजनाओं का हमारा डे 45 का सेशन 134 रेडी है। 2 मिनिस्ट्रीज की हमने 3 स्कीम्स आपको दी हैं, परीक्षा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ये पढ़ लीजिए अच्छे से, PDF डाउनलोड करके बेटा। HPC एंड GEPS, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। सृष्टि इनामदार महाराष्ट्र से, अभिषेक सिंह मुंबई से, और प्रणयन बत्रा हिमाचल से जुड़े हुए हैं। खूब पढ़िए बेटा, सफल होइए। साइबर स्वच्छता केंद्र अगली स्कीम। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से 360 डिग्री सपोर्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मास्टर कंपाइलेशन 500 पेज का PDF है, कंप्यूटर लैपटॉप पे पढ़ने के लिए आइडियल है। आप हमारे बुक स्टोर से परचेज करें, इसकी लिंक हमने नीचे दी है। और आज के 10 सुपर क्वेश्चन, जिसके साथ 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास आ चुके हैं। ये ऑनलाइन फॉर्मेट में सिविल तपस्या के हमारे उसमें अवेलेबल है। तो ये 10 क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए। धर्मेंद्र बहादुर सिंह दक्षिण दिल्ली से, शरद जोशी उत्तराखंड से, सरिता तंवर रेवाड़ी से। खूब पढ़िए, जीवन में सफल होइए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन अब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको हमारी टीम की मेहनत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अब आप ऐप से नोटिफिकेशन में PDF डाउनलोड कर लीजिए। मेरी तरफ से अब इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।